नमस्कार दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक एनालॉजी, मतलब सादृश्यता किसे कहते हैं। एनालॉजी क्या है हमारा, तो इंग्लिश में हम बोलते हैं इसको एनालॉजी, हिंदी में हो जाएगा सादृश्य। सादृश्यता मतलब संबंध आपको बताना है कि इनके बीच में क्या रिलेशन होगा। सादृश्यता मतलब सह संबंध भी कहते हैं, सादृश्यता या फिर सह संबंध, और इंग्लिश में एनालॉजी। देखो सादृश्यता का मतलब क्या है, मतलब एक जैसी विशेषता बताने वाले शब्द, तो जिनमें क्या सिमिलैरिटी होती है। हम सादृश्य कि एक जैसा सह संबंध, उनके बीच में क्या रिलेशन है, किस तरीके से वो दूसरे से कनेक्टेड है, उसको हम क्या बोलते हैं, एनालॉजी बोलते हैं। सादृश्यता का संबंध क्या है, जब एक जैसी विशेषता बताई जाती है, एक जैसी विशेषता वाले शब्द जो होते हैं हमारे क्या करेंगे, एनालॉजी करेंगे। एनालॉजी मतलब है एक समान विशेषता या अनुरूपता, ठीक है, अनुरूपता भी कह सकते हैं। ये हो जाएगा हमारा सादृश्य या सहसंबंध, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं सादृश्य किसी वस्तु या प्रक्रिया का, या किसी प्रक्रिया का किसी प्रक्रिया के साथ क्या हो सकता है कि भी सेम प्रोसेस ऐसे होती है, मतलब ये सारी रासायनिक प्रक्रिया है या फिर आप भौतिक प्रक्रिया है, तो मतलब वो स्थिति का स्थिति के साथ सहसंबंध हो सकता है, या वस्तु का वस्तु के साथ सहसंबंध हो सकता है, नंबर का नंबर के साथ या डिजिट का डिजिट के साथ, जैसे सॉरी अल्फाबेट का अल्फाबेट के साथ। कैसे, जैसे कोई स्क्वायर दिया हुआ है, दूसरा नंबर लिखा है वो स्क्वायर में है, तो आपको वैसे ही रिलेशन देख के फाइंड करना है। तो मतलब सहसंबंध कैसे हो सकता है, नंबर बेस्ड भी हो सकता है, वो आपका अल्फाबेट बेस्ड भी हो सकता है, या सेम रिएक्शंस है, सेम बेसिक गुण है उनके ऊपर बेस्ड भी हो सकता है। तो हम ऐसे अलग अलग टाइप में क्या करते हैं, डिवाइड कर सकते हैं कि भाई सादृश्यता किस किस प्रकार देखी जा सकती है, ठीक है। तो हम जो तीन डिस्कस करेंगे, शब्द पे आधारित, अंक पे आधारित और वर्णमाला पे आधारित। हम कौन से डिस्कस करेंगे, शब्द पर आधारित, सेकंड अंक पर आधारित, थर्ड वर्णमाला पर आधारित, ठीक है। हम सादृश्यता कौन से डिस्कस करेंगे, शब्द, अंक या वर्णमाला में। ऑलरेडी हम पिछले 2-3 दिन से रीजनिंग में यही चीजें कर रहे हैं, जहाँ पे बार बार नंबर बेस्ड, अल्फाबेट बेस्ड, या हमारी क्या है कोई ना कोई सीधी लेटर के ऊपर बेस्ड कर सकती है, रिलेशन फाइंड हो सकता है। तो हम वन वन करके डिस्कस करेंगे। शब्द एनालॉजी में क्या हो सकता है कि आपको सहसंबंध कैसे दिखाया जा सकता है। फर्स्ट है शब्द पर आधारित, फर्स्ट क्या है हमारी, शब्द पर आधारित, पहले डिस्कस करेंगे शब्द पर आधारित सदृशता। शब्द पे आधारित सदृशता, हमारी सदृशता क्या हो सकती है। तो फर्स्ट तो क्या कहते हैं, हम वैज्ञानिक उपकरणों की बात कर रहे हैं, ऐसे भी हो सकता है। फर्स्ट हमने कैटेगरी बनाने से वैज्ञानिक उपकरणों पर आधारित, वैज्ञानिक उपकरण एवं मापन पर आधारित, एवं मापन पर आधारित। कैसे भाई, आपको कोई ना कोई डिवाइस दे दिया, वो वैज्ञानिक कोई उपकरण दे दिया, इससे क्या मेजर करते हैं, तो इस हिसाब से होता है, या फिर मेजरिंग यूनिट हो सकती है, उनके बीच में रिलेशन हो सकता है। तो आपको जैसे लेंथ का बता दिया, लेंथ से मेजर करते हैं हम, मीटर में मेजर करते हैं। ऐसे ही अगर आपको भार दे दिया, वजन दे दिया, तो वजन को किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम में, केजी में। तो हमें वो सहसंबंध बताया जा सकता है कि आपको एक चीज दी, जैसे हम लिख दिया लंबाई, लंबाई के साथ में यहाँ पे क्या लिख दिया, मीटर, कि लेंथ को किससे मेजर कर रहे हैं, मीटर में, लेंथ को मेजर कर रहे हैं हम मीटर में। तो ऐसे ही भार को, वजन को, वेट को हम किस में मेजर करेंगे, केजी में, किलोग्राम में, ठीक है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, रिलेशन फाइंड करना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं वैज्ञानिक उपकरण एवं मापन पर आधारित। तो सिस्मोग्राफ किसके लिए यूज करते हैं, सिस्मोग्राफ बताओ किसके लिए यूज करते हैं, क्या मेजर करते हैं सिस्मोग्राफ से, भूकंप की तीव्रता,
भूकंप को मेजर करने के लिए जो वैज्ञानिक उपकरण यूज किया जाता है होता है सिस्मोग्राफ हमारा, ठीक है। सेकंड है एनीमोमीटर, इससे क्या मेजर करते हैं? एनीमोमीटर से क्या मेजर करते हैं? बताओ। एनीमोमीटर यूज किया जाता है हमारा वायु के दाब के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है क्रेस्कोग्राफ, किसके लिए यूज करते हैं? क्रेस्कोग्राफ, मैं आपको इसलिए लिखवा रही हूँ कि देखो मैं सीधा क्वेश्चन करवाने लग जाऊंगी, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि अगर ये कोई आपको क्या कर लिया, साइंटिफिक उपकरण को यूज कर लिया गया है, कोई डिवाइस यूज कर लिया गया, तो वो एक्चुअली यूज किसके लिए होता है। तो कुछ बेसिक सारे डिस्कस नहीं किए जा सकते, वो मोस्टली हमने पढ़े भी होते हैं, तो हम फैमिलियर भी होते हैं उस वर्ड्स के साथ, लेकिन कुछ है जो बताना चाह रहे हैं, क्वेश्चन जब आएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि रिलेट कैसे करना है। तो सिस्मोग्राफ दे दिया, सिस्मोग्राफ का कोर्सपोंडिंग आप क्या बताओगे? भूकंप। सिस्मोग्राफ किसके लिए यूज किया जाता है? भूकंप की मेजर के लिए। एनीमोमीटर वायु के लिए। क्रेस्कोग्राफ किसके लिए यूज करते हैं? पौधों की वृद्धि मापने के लिए। पादप में पेड़ पौधों की वृद्धि को मापने के लिए यूज करते हैं क्रेस्कोग्राफ क्रेस्कोग्राफ का यूज करते हैं पादप की वृद्धि मापने के लिए। नेक्स्ट है आपका एल्टीमीटर। क्या? एल्टीमीटर आपका दे दिया एल्टीमीटर, तो एल्टीमीटर के कोर्सपोंडिंग आपको क्या सिलेक्ट करना है? ऊंचाई। एल्टीमीटर से क्या मेजर करते हैं हम? ऊंचाई, हाइट मेजर करते हैं, ठीक है। ऐसे नेक्स्ट है हमारा एमीटर। क्या? एमीटर। एमीटर से क्या चेक करते हैं हम? बताओ। एमीटर से क्या चेक करते हैं? बैरोमीटर से क्या करते हैं? फेथोमीटर से क्या करते हैं? तो एमीटर से करते हैं विद्युत की धारा, और बैरोमीटर से, एमीटर से तो विद्युत धारा को मेजर करते हैं, ठीक है। और एमीटर के बाद क्या था आपका? बैरोमीटर से। बैरोमीटर कहीं पे लिखा मिलेगा, तो बैरोमीटर से क्या करते हैं? हम मेजर करते हैं वायुमंडलीय दाब को। वायुमंडलीय दाब को, प्रेशर, किससे? बैरोमीटर से, ठीक है। वायुमंडलीय दाब कितना है बैरोमीटर से मेजर करते हैं। उसके बाद है फेथोमीटर से क्या मेजर करते हैं? फेथोमीटर से समुद्र की गहराई मेजर करते हैं, ठीक है। उसके अलावा लेक्टोमीटर से मेजर करते हैं दूध की शुद्धता, दूध में कितना पानी मिलाया हुआ है। दूध की शुद्धता की जांच की जाती है लेक्टोमीटर से। दूध की शुद्धता मेजर की जाती है किससे? लेक्टोमीटर से। ऐसे थर्मोमीटर से बॉडी का टेम्परेचर, थर्मोमीटर से क्या मेजर करते हैं? तापमान, बॉडी का टेम्परेचर, थर्मोमीटर से। नेक्स्ट है हाइग्रोमीटर से। हाइग्रोमीटर से क्या मेजर करते हैं हम? ये दे दो फिर बताना। हाइग्रोमीटर से, फिर हाइड्रोमीटर से। हाइड्रोमीटर से एक है हाइग्रोमीटर और एक है आपका हाइड्रोमीटर, ठीक है, दोनों से बताना। नेक्स्ट है स्फेग्नोमीटर। इससे क्या मेजर करते हैं? स्फेग्नोमीटर से बताओ। तीनों में हाइड्रो से क्या करेंगे, हाइग्रो से क्या करें, और स्फेग्नोमीटर से हम क्या मेजर करेंगे? स्फेग्नोमीटर से हम क्या मेजर करेंगे, ठीक है। हाइड्रोमीटर से वायु की आर्द्रता, हाइग्रो से वायु की आर्द्रता, नमी कितनी है उसमें, वायु की आर्द्रता को मेजर करने के लिए कि वायु में नमी कितनी है उसको मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं? हाइग्रोमीटर का। और हाइड्रोमीटर का यूज किस लिए करते हैं? घनत्व को देखने के लिए, द्रव्यों का घनत्व कितने, डेंसिटी कितनी है, द्रव्यों का
घनत्व मेजर करने के लिए किसका यूज किया जाता है? हाइड्रोमीटर का। हाइड्रोमीटर से मेजर करते हैं हम द्रवों का घनत्व। घनत्व होता है डेंसिटी, DENSITY, डेंसिटी, लिक्विड की डेंसिटी, कि जो भी लिक्विड तरल पदार्थ है, द्रव है, उनकी डेंसिटी कितनी है वो मेजर की जाती है हाइड्रोमीटर से। और स्फेग्मोमैनोमीटर से क्या मेजर किया जाता है? रक्तचाप, आपका ब्लड प्रेशर। रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है, रक्तचाप मेजर किया जाता है स्फेग्मोमीटर से। स्फेग्मोमीटर से क्या मेजर करते हैं? रक्त का दाब, ब्लड प्रेशर। हाइड्रो से क्या करते हैं? द्रव का घनत्व, लिक्विड की डेंसिटी कितनी है। हाइग्रो, यहाँ ड्रो था, ये हाइग्रो है। हाइग्रोमीटर से वायु की आर्द्रता कितनी है, कि वायु में नमी कितनी है, वो चेक करते हैं हाइग्रोमीटर से। स्फिग्मोग्राफ से भूकंप, उसके बाद एनीमोमीटर से, सिस्मोग्राफ से तो हो गया, सिस्मोग्राफ से तो भूकंप, एनीमोमीटर से वायु, क्रेस्कोग्राफ से पादप, पेड़ पौधे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो क्रेस्कोग्राफ पूछा जाता है क्योंकि बाकी से हम फेमिलियर होते हैं। क्रेस्कोग्राफ पेड़ पौधों की वृद्धि को जानने के लिए जो यूज करते हैं वो क्रेस्कोग्राफ का यूज करते हैं, ठीक है। एल्टीमीटर, ऊंचाई को मेजर करने के लिए एल्टीमीटर का यूज। एमीटर, विद्युत की धारा, किसी चीज में से जो विद्युत बह रही है उसकी धारा को मेजर करने के लिए एमीटर का। और वायुमंडल का प्रेशर कितना है, दबाव कितना है, उसके लिए बैरोमीटर। और फेथोमीटर, समुद्र की गहराई को मेजर करने के लिए, समुद्र कितना गहरा है उसकी गहराई को जानने के लिए फेथोमीटर। और दूध की शुद्धता को जानने के लिए लैक्टोमीटर का यूज करते हैं। ऐसे तापमान को जानने के लिए यूज करते हैं हम थर्मोमीटर का यूज करते हैं। तो ये आपको याद होना चाहिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन आते हैं तो आपसे पूछ लिया जाता है कि अगर आपको एनालॉजी, आपको सदृशता वाला टॉपिक दिया हुआ है तो आप इसको किसके साथ कनेक्ट करोगे, किसके साथ आप रिलेट करोगे। अगर आपको याद नहीं है, बेसिक आपको पता नहीं है कि कौन सा आपका डिवाइस किस चीज के लिए प्रयोग किया जाता है, तो आप कैसे उसको, उसके आंसर को गेस कर पाओगे। तो इसलिए कुछ जो मेन मेन है मैंने लिखवा दिए, बाकी काफी सारे होते हैं, एक बार गो थ्रू हो जाना। या साइंस के जो बच्चे हैं, साइंस की बुक्स में काफी सारे आते हैं, हम 10th तक तो साइंस सब बच्चे पढ़ते हैं तो हम फैमिलियर होते भी हैं, लेकिन जो भी कुछ नए हैं तो एक बार गो थ्रू हो जाना। जो भी हमारे क्या है वैज्ञानिक उपकरण यूज किए जाते हैं या मापन की विधियां यूज की जाती है। तो फर्स्ट हमने डिस्कस किया है जो भी हमारे वैज्ञानिक उपकरण यूज किए जाते हैं। एक बार ध्यान से देख लो फटाफट क्या होते हैं। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं कि औजारों से संबंधित क्या हो सकता है, कि कौन पर्सन कौन से औजार को यूज करते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं एक चीज बता रही हूँ कि आपका रिलेशन किसका किसके साथ आपको फाइंड तब कर पाओगे जब आपको एक्चुअली पता होगा कि इस चीज का यूज किस काम के लिए होता है, तभी तो आप उसका संबंध दूसरी चीज के साथ कर पाओगे जब आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत पता होगा। अब हम बात कर रहे हैं औजारों की, कि कौन सा औजार औजारों से संबंधित एनालॉजी क्या हो सकती है। औजारों से संबंधित में क्या है, जैसे किसान है तो किसान मतलब हल, ठीक है। ऐसे ही सैनिक है तो सैनिक का मतलब रोल प्ले कर रहे हो, अगर आप किसान बन रहे हो तो किसान के पास क्या है, उसकी पहचान क्या होता है, हल होता है। अगर आप दिखाना चाहते हो कि किसान है तो आप क्या उसके हाथ में हल दिखाओगे तो आप दिखा पाओगे कि वो आप एक किसान के बारे में बात कर रहे हो। ऐसे सैनिक कौन सा औजार यूज करता है, बंदूक का। वास्तुकार आर्किटेक्ट जिसको बोलते हैं, वास्तुकार क्या किसका यूज करता है, मैप का, नक्शे का, नक्शा, नक्शा ब्लूप्रिंट डिजाइन। बढ़ई किसका यूज करता है, बढ़ई मतलब जो लकड़ी का काम करता है उसको बोलते हैं बढ़ई। तो किसका यूज करता है, आरी का, लकड़ी को काटने के लिए बढ़ई यूज करता है आरी का। ऐसे ही लोहार किसका यूज करता है, लोहे को पीटने के लिए, उसको कोई भी आकार देने के लिए। तो लोहार किसका यूज करता है, हम हथौड़े का, हथौड़ा, ठीक है। नेक्स्ट ऐसे लेखक का संबंध किसके साथ होता है, लेखक है तो इसका संबंध होगा कलम के साथ, पेन के साथ, ठीक है। ऐसे ही योद्धा का, युद्ध में लड़ाई में जाते योद्धा का संबंध किससे होता है, तलवार के साथ, ठीक है। नेक्स्ट है माली का, गार्डनर, अगर आपको दिखाना है माली काट छाट करता है तो किसका यूज करता है, खुरपी का,
जिससे जमीन को खोदता है, ठीक है, पौधे वगैरह को लगाने के लिए, ठीक करने के लिए माली यूज करता है खुरपी का। अध्यापक टीचर है, मैं कहाँ पे पढ़ा रही हूँ आपको, तो अध्यापक पढ़ाना टीचर है, किसका यूज करता है, उसका साधन, उसका औजार क्या हो जाता है, अध्यापक का क्या हो जाएगा, श्यामपट्ट, ब्लैक बोर्ड, श्यामपट्ट या फिर ब्लैक बोर्ड कह सकते हो भाई, पता ही होगा सबको, ठीक। उसके बाद है खगोल शास्त्री, किसका यूज करते हैं, खगोल शास्त्री, खगोल शास्त्री, ठीक है, मतलब जो स्टडी करते हैं यूनिवर्स की, जो तारे हैं या जो भी आपके प्लैनेट्स वगैरह हैं, इन सब के बारे में जो स्टडी करता है वो खगोल शास्त्री कहते हैं। तो किसका यूज करता है, दूरबीन का, ठीक है। तो ये क्या है कि आपसे इस तरह से क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता है, किसान देते हैं, किसान को हल है, तो ऐसे योद्धा का क्या होगा, आपको क्वेश्चन कैसे आ सकता है, ये लिख दिया, किसान संबंधित है हल से, उसी प्रकार सदृशता के लिए, उसी प्रकार योद्धा का संबंध किससे होगा, योद्धा का संबंध किससे होगा, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया आपको, ठीक है। किसान का संबंध हल से है तो योद्धा किससे होगा, नहीं, यहाँ पर जो थोड़े बहुत पढ़े हैं उनमें क्या मेंशन है भाई, योद्धा के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है, तो उसका हथियार क्या होगा, औजार क्या होगा, तलवार, ठीक है। तो आपको इस तरीके से रिलेशन फाइंड करना है कि फर्स्ट हाफ में जो रिलेशन दिया है किस हिसाब से भी, फर्स्ट एक पर्सन दिया है, उससे रिलेटेड उसका क्या इक्विपमेंट दिया है, उसका औजार दिया है, तो उससे अकॉर्डिंग सेकंड वाले में आपको सिर्फ ये वाला पार्ट दे दिया योद्धा, तो आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर सेकंड हाफ में क्या आना चाहिए, तो आपको जो रिलेशन इसका इसके साथ है, जो रिलेशन इसका इसके साथ है, वही सेम रिलेशन आपको इसका इसके कोर्सपोंडिंग वर्ड के साथ ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पर साधन की बात, औजार की बात हो रही थी, तो हमने देखा किसान का साधन या औजार हल होता है, तो ऐसे योद्धा क्या होता है, तलवार होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं। अध्यापक लिख दिया, अध्यापक क्या कर रहा है, श्यामपट्ट पर, तो ऐसे ही बढ़ई, बढ़ई क्या करेगा, उसको क्या चाहिए, आरी चाहिए काटने के लिए, उसका औजार ये है कि उसको श्यामपट्ट पर उठाना, उसको औजार क्या करेगा, आरी है, उससे उसको लकड़ी को काटना, उसको शेप देनी, उससे कोई भी चीज बनानी है उसको, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कुछ औजारों से दे कि किसका संबंध किसके साथ होता है। नेक्स्ट देखते हैं कर्मचारी और कार्यस्थल, कर्मचारी और कार्यस्थल, कर्मचारी एवं कार्यस्थल, ठीक है, ये कौन कहाँ पे काम करता है, तो जैसे नाविक है, नाविक नाव चलाने वाला, नाविक के साथ, नाव के साथ या फिर जहाज के साथ हो गया, ठीक है। ऐसे ही अभिनेता कहाँ पे अभिनय करता है, अभिनेता मंच पर, ठीक है, तो अभिनेता हो जाएगा मंच। मैकेनिक कहाँ पे काम करता है, मैकेनिक, मैकेनिक हमें अपनी गाड़ी या कुछ भी बाइक कुछ ठीक करवानी है, तो मैकेनिक कहाँ पे काम करता है, गैराज में, ठीक है। ऐसे ही वकील कहाँ पे काम करता है, वकील कहाँ है उसका कार्यस्थल, ऑफिस कहाँ है उसका, न्यायालय में, कोर्ट के अंदर, ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट हो जाएगा पंसारी, पंसारी क्या कहाँ पे काम करता है, कार्यस्थल क्या होता है उसका, दुकान, पंसारी का कोर्सपोंडिंग क्या आ जाएगा हमारा, दुकान में। नेक्स्ट है पायलट, पायलट कहाँ पे बैठते हैं, कॉकपिट, हवाई जहाज में क्या, कॉकपिट, तो पायलट का कार्यस्थल क्या होता है, कॉकपिट, ठीक है। नेक्स्ट है खानसामा, वर्ड यूज किया गया है, हिंदी पर्टिकुलर रसोई हो गया, खानसामा कहाँ पे काम करता है, रसोई में, ठीक है। खानसामा कहाँ काम करता है, रसोई में। ऐसे लिपिक, लिपिक वर्ड किसके यूज करते हैं, क्लर्क के लिए ना, तो लिपिक कहाँ पे काम करता है, ऑफिस में, कार्यालय में, तो लिपिक के लिए कौन सा वर्ड आ जाएगा, कार्यालय, किस कोई भी ऑफिस हो, लिपिक काम करता है क्लर्क, जो ऑफिस का वर्क करता है, तो लिपिक कहाँ पे काम करता है, कार्यालय में काम करता है। ऐसे ही बैरक क्या बोलते हैं इसको इंग्लिश में, वेटर, तो वेटर कहाँ पे काम करता है हमारा, रेस्टोरेंट, ठीक है।
रेस्टोरेंट के अंदर काम करता है, तो वेटर होते हैं वो कहाँ पे काम करते हैं, रेस्तरां, या फिर आप इंग्लिश में कह सकते हो रेस्टोरेंट के अंदर काम करते हैं हमारे। उसके बाद वैज्ञानिक, वैज्ञानिक कहाँ पे काम करता है, कोई भी साइंटिस्ट होगा तो साइंटिस्ट है तो कहीं भी काम करना स्टार्ट करता है, उसको एक प्रॉपर लैब चाहिए होती है जहाँ पे सारे इक्विपमेंट चाहिए होते हैं उसको ताकि काम कर सके। वैज्ञानिक कहाँ पे काम करता है, हमारा प्रयोगशाला में, लैब में, प्रयोगशाला। तो इनमें से इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। अगर आपको दे दिया अभिनेता का संबंध जैसे, अभिनेता का संबंध जैसे मंच से है उसी प्रकार वकील का संबंध किससे होगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो जो संबंध अभिनेता का मंच के साथ है वही संबंध वकील का किसके साथ होगा, हमारा न्यायालय के साथ, कोर्ट के साथ। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, न्यायालय। ठीक है, अभिनेता से संबंधित दिया मंच, तो हमें बताना क्या है, वकील का संबंध किससे होगा, तो वकील का कार्यस्थल क्या है, न्यायालय। तो ये क्या आ जाएगा, वकील का आ जाएगा हमारा न्यायालय आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे कर्मचारी और उनके संबंधित कार्यस्थल से रिलेटेड भी क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे किसके अंदर, है ना, रोगी के अंदर, सादृश्यता वाले चैप्टर के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं अध्ययन से संबंधित शब्दावली। अध्ययन से संबंधित अध्ययन से संबंधित शब्दावली, अध्ययन से संबंधित शब्दावली। ठीक है, अध्ययन से संबंधित सबसे पहले से इथनोलॉजी। ठीक है, इसमें किसका स्टडी करते हैं। नेक्स्ट है बॉटनी, बॉटनी, बॉटनी में किसकी स्टडी करते हैं, ऐसे जूलॉजी, जूलॉजी, ये सब्जेक्ट्स हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट, तो इनके अंदर इन ब्रांचेस में हम किस किस चीज की स्टडी करते हैं वो हमारे मेन क्वेश्चन है। ऐसे कार्डियोलॉजी है, कार्डियो, मैं एक बार साथ लिख देती हूँ फिर इनको घर में करके डिस्कस करते हैं किसने किसकी स्टडी की है। कार्डियोलॉजी है, उसके बाद है मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आ चुका है, आर्थियोलॉजी, आर्थियोलॉजी। ठीक है, ओरोग्राफी, ओरोग्राफी, ओरोग्राफी के बाद एंटोमोलॉजी, जी, एंटोमोलॉजी। उसके बाद है पेडालॉजी, पेडालॉजी, उसके बाद है पैथोलॉजी, पैथोलॉजी, and the last one is anthropology, एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, आपको इनमें बताना है कि आप किस किस से फैमिलियर हैं, किस किस वर्ड के बारे में आपको पता है कि इस ब्रांच के अंदर किस चीज के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन से संबंधित है, इसमें आप पर्टिकुलरली किसी चीज के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, तो वो आपको बताना है। जैसे बोटनी है, बोटनी किससे संबंधित होता है, सब्जेक्ट है ना हमारा एक बोटनी, तो बोटनी में किस चीज की स्टडी की जाती है, जो पेड़ पौधों से संबंधित होता है, तो पौधों का अध्ययन किया जाता है, जो अलग अलग तरह के पौधे होते हैं, किस एरिया में किस तरह के पौधे उगेंगे, किस मौसम में कैसे पौधे उगेंगे, कि किस पौधे में कितनी उम्र होती है, कुछ भी, मतलब पौधों के बारे में सारी स्टडी करना। तो पौधों का अध्ययन होता है किसके अंदर, बोटनी के अंदर। एंथ्रोपोलॉजी के अंदर किसका अध्ययन होता है, मानव जाति का अध्ययन, मानव मतलब हमारा ह्यूमन बीइंग का, मानव जाति का अध्ययन किया जाता है, मानव जाति का अध्ययन किया जाता है एंथ्रोपोलॉजी के अंदर, मानव जाति का, ANTHOLOGY, बोटनी BOTONY। ठीक है, तो एंथ्रोपोलॉजी में किसका स्टडी की जाती है, मानव जाति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, हमारी कैसे हम स्टार्टिंग से अब तक क्या क्या डेवलपमेंट की, कैसे है ह्यूमन, सब कुछ ह्यूमन के बारे में
सारा सारा स्टडी जो की जाती है वो एंथ्रोपोलॉजी के अंदर की जाती है, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी मानव जाति का अध्ययन, बॉटनी पौधों का अध्ययन, स्टडी ऑफ द प्लांट्स। पेपर में लिखा हो जाएगा स्टडी ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स के बारे में स्टडी करना। मानव जाति के अंदर ह्यूमन बींग्स का स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स के बारे में स्टडी करना। ऐसे जूलॉजी में किसका की जाएगा, जीव जंतु, जीव जंतु का अध्ययन। जूलॉजी के अंदर क्या किया जाएगा, जीव जंतु, जितने छोटे छोटे जीव हैं जंतु हैं उनका अध्ययन किया जाता है, जूलॉजी में किया जाता है। ऐसे कार्डियोलॉजी, कार्डियो सुना है ना, कार्डियोलॉजी से संबंधित होता है, हृदय से संबंधित होता है। तो हृदय से संबंधित जो अध्ययन किया जाता है वो कार्डियोलॉजी में किया जाता है। अध्ययन, हृदय से संबंधित अध्ययन जो भी किया जाता है हमारा, वो हमारा कार्डियोलॉजी में किया जाता है, ठीक है। कार्डियोग्राफ करवाते हैं जो हमारे हृदय के, तो कार्डियोलॉजी में हृदय से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ऐसे आर्कियोलॉजी की तरफ, आर्कियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, आपका पक्षियों का अध्ययन। आर्कियोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, पक्षियों का अध्ययन, बर्ड्स के, पक्षियों का अध्ययन। बहुत बार एग्जाम में आ चुका, इंपॉर्टेंट है। बर्ड्स, स्टडी अबाउट बर्ड्स, ठीक है। बर्ड्स के बारे में स्टडी की जाती है, वो आर्कियोलॉजी में की जाती है, आर्कियोलॉजी में की जाती है। आर्निथोलॉजी, आर्कियोलॉजी के अंदर स्टडी अबाउट दी बर्ड्स किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ओरोग्राफी, ओरोग्राफी, ओरोग्राफी में स्टडी की जाती है पर्वत का अध्ययन, ठीक है। पर्वतों का अध्ययन किया जाता है ओरियोग्राफी के अंदर, माउंटेन्स होते हैं जो उनके बारे में स्टडी की जाती है ओरोग्राफी के अंदर। नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी में कीट पतंगों का, इंसेक्ट्स का, कीट का अध्ययन, कीट का अध्ययन कह सकते हो, या फिर कीट का मतलब होता है इंसेक्ट्स हमारे, इंसेक्ट्स का जो स्टडी होती है हमारी वो क्या हो जाती है, किसमें हो जाती है, एंटोलॉजी के अंदर, एंटोमोलॉजी हो जाती है। एंटोमोलॉजी में स्टडी अबाउट दी इंसेक्ट्स, जो हमारे फ्लाई होते हैं हमारे, या हम क्या कहते हैं बटरफ्लाई कह सकते हैं, सैंडफ्लाई कह सकते हैं, ये सारे कीट पतंगे होते हैं। तो कीट पतंगों का अध्ययन क्या होता है, एंटोमोलॉजी में किया जाता है हमारे। उसके बाद है पेडोलॉजी, पेडोलॉजी क्या है हमारा, मिट्टी का अध्ययन, स्टडी ऑफ सोइल, मिट्टी का अध्ययन या फिर स्टडी ऑफ सोइल, ठीक है, पेडोलॉजी होती है हमारी। उसके बाद क्या है, पैथोलॉजी, पैथोलॉजी क्या है हमारा, रोगों का अध्ययन, जो भी डिजीज होते हैं ना, बीमारियां होती है, तो रोगों का अध्ययन, स्टडी अबाउट डिजीज, डिजीज, बीमारियों का अध्ययन किसमें कहता है, पैथोलॉजी में। पाथ लैब्स हम जैसे बोलते हैं, तो बीमारियों का अध्ययन किया जाता है कहाँ पर, पैथोलॉजी के अंदर। ये आपके डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेज हैं, किस ब्रांच के अंदर आपकी किस चीज का स्टडी की जाती है, अध्ययन किया जाता है, किस चीज के बारे में पता लगाया जाता है। तो एंथ्रोपोलॉजी में मानव जाति का, बॉटनी के अंदर पौधों का, जूलॉजी के अंदर जीव जंतुओं का, कार्डियोलॉजी के अंदर हृदय संबंधित अध्ययन, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पक्षियों का अध्ययन, बर्ड्स के बारे में पढ़ा जाता है, ओरोग्राफी के अंदर पर्वतों का अध्ययन, एंटोमोलॉजी के अंदर कीटों का अध्ययन, इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी की जाती है, पेडोलॉजी के अंदर मिट्टी का अध्ययन, पैथोलॉजी के अंदर रोगों का अध्ययन, और एंथ्रोपोलॉजी के अंदर मानव जाति का, ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी के अंदर मानव का अध्ययन, ठीक। ये हमारे क्या है, अध्ययन से संबंधित कुछ जानकारी, किस ब्रांच के अंदर किस चीज का आपको क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजी कहलाएगा आपका मानव का अध्ययन कहलाएगा, मानव का अध्ययन, वो मानव जाति का अध्ययन, मानव का अध्ययन कहलाएगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाएगा, मानव का अध्ययन किया जाएगा, मानव का अध्ययन, स्टडी अबाउट ह्यूमंस, एंथ्रोपोलॉजी। तो ये हमारे क्या डिफरेंट डिफरेंट ब्रांचेस हैं जिनके अंदर किस चीज का अध्ययन किया जाता है वो हमें पता होना चाहिए। तो में जो 9th 10th 10 आई थी ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा बहुत सारी ब्रांचेस होती है, हमें पता है फिजिक्स आ गया या केमिस्ट्री आ गया, बायो आ गया, स्टैटिक्स आ गया, ये सब क्या है आपकी क्या है, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स है जहाँ पर किसी पर्टिकुलर चीज के बारे में अध्ययन किया जाता है, तो वो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर हमने जो पढ़ा पहले में देखो कि किस चीज के बारे में अध्ययन किया जाता है, बाकी आप एक बार गो थ्रू हो जाना, देख लेना कि क्या क्या आ सकते हैं हमारे, ठीक है।
एक बार तो मैंने जो मेन है जो काफी बार रिपीट हो चुके हैं, जिससे क्वेश्चन पुटअप होते रहते हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं कि एक बार आपके माइंड में होना चाहिए कि पेडोलॉजी क्या है, एंथोलॉजी क्या है, ओरोग्राफी में किसका अध्ययन करते हैं, आंथोलॉजी में कार्डियोग्राफी, जूलॉजी, बॉडी एंड एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है ये हमारा उत्पाद और उनके कच्चे पदार्थ। उत्पाद एवं उनके कच्चे पदार्थ, वो किससे मिलके बने हैं? कच्चे पदार्थ कौन सी चीज किससे मिलके बनी है? उत्पाद एवं उनके कच्चे पदार्थ। यहाँ पे जैसे फर्स्ट है मक्खन। मक्खन किससे बनता है? दूध से। ऐसे ही तेल, शराब, फर्नीचर, तेल किससे बनता है? शराब किससे बनती है? फर्नीचर किससे बनता है? रेजन किससे बनता है? या फिर पुस्तक, धातु, रबड़, पुस्तक, धातु, रबर, वस्त्र, कागज, वस्त्र एवं कागज। आपको बताना है मक्खन किससे बनता है? हमारा दूध से बनता है। ऐसे ही तेल किससे बनता है? तेल किससे निकालता है? बीजों का तेल निकालता है। सरसों का तेल सरसों के बीज से लगा लो, ना लगा तो हर एक का तेल किससे निकालता है? बीज से निकालता है, सीड से निकालता है। तो तेल का संबंध क्या हो जाएगा? बीज से हो जाएगा। शराब किससे निकालती है? तो मोस्टली हम कनेक्ट करते हैं अंगूर से, कि अंगूर से क्या बनाई जाती है? शराब बनाई जाती है। ऐसे फर्नीचर किससे बनाता है? लकड़ी से। तो फर्नीचर का कच्चा पदार्थ क्या हो जाएगा? हमारा लकड़ी हो जाएगा। प्रिज्म के लिए क्या आएगा? प्रिज्म किससे बनाया जाता है? हमारा कांच से बनाया जाता है। ये कच्चे मतलब ये जो चीज बनी है किससे बनी है? मक्खन दूध से बनता है, तेल बीजों से निकलता है, शराब अंगूर से बनती है, फर्नीचर लकड़ी का बनता है, प्रिज्म कांच का। ऐसे भी फर्नीचर किसी और मेटल का नहीं बनता, लेकिन बेसिकली हम जो बात करते हैं फर्नीचर में हम लकड़ी की चीजों की बात करते हैं कि लकड़ी का बेड हो गया, अलमारी हो गई, इस तरह की चीजें। वरना तो बनते हैं तो क्या अदर मेटल्स के भी बनते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली जो कर रहे हैं हमें रिलेशन फाइंड करना है। तो ये लड़की लिख दिया, लकड़ी का आएगा लकड़ी। ठीक है, तो फर्नीचर किसका बनता है? लड़की का नहीं, लकड़ी का बनता है। तो मक्खन दूध से बनता है, तेल बीज से बनता है, शराब अंगूर से बनती है, फर्नीचर लकड़ी का बनता है, प्रिज्म वगैरह कांच से। ऐसे पुस्तक किससे बनती है? हमारे पेड़ों से या कागज से। पुस्तक का बेस क्या हो जाएगा? कागज। और कागज का बेस क्या हो जाएगा? लुगदी। याद रखना, पुस्तक है तो पुस्तकों में क्या है? कागज से बनाई गई है। तो पुस्तकें जो बनती है वो कागज से बनती है, और जो कागज है वो किससे बनता है? लुगदी से बनता है। मतलब पेड़ों से बनता है। हमारे जो भिगो के उसको शेप देके हम जो लिखने के लिए यूज करते हैं, तो पेड़ों से क्या बनता है कि लुगदी से क्या बनता है? कागज बनता है। तो कागज किससे बनता है? लुगदी से। और पुस्तक किससे बनती है? कागज से। हमारे रो मटेरियल है हमारे, इनसे ये चीजें बनी है। कागज से पुस्तक बनी है और लुगदी से कागज बना है हमारा। ऐसे धातु किससे बनती है? हमारी धातु अयस्क होते हैं, जैसे जिनसे हम निकालते हैं। संबंध फाइंड करना है हमें कि जो रिलेटेड बढ़ दिया है। रबड़ क्या है? लेटेक्स से, लेटेक्स से। ठीक है, रबड़ बनता है। ठीक है, लेटेक्स से क्या बनता है? हमारा रबड़ बनता है। वस्त्र हमारे किससे बनते हैं? धागे से। ये रो मटेरियल जैसे, तो इससे हमारा क्या बनाया जाता है? ये रो मटेरियल है, ये हमारा मेन चीज उससे एक्सट्रैक्ट होती है। तो धागे से वस्त्र बन रहा है, लुगदी से कागज बन रहा है, लेटेक्स से रबड़ बन रहा है, और इससे धातु निकाल रहे हैं। और आप कागज से क्या है? पुस्तक। ऐसे कांच से प्रिज्म, लकड़ी से फर्नीचर, अंगूर से शराब, बीज से तेल, दूध से मक्खन। तो आपसे इस तरीके से क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज बनी है तो बेसिकली कहाँ से एक्सट्रैक्ट की गई, कहाँ से बनाई गई, किस चीज से उसको बनाया गया, उसका बेसिक एलिमेंट क्या है। तो वो हमारा कुछ हमने डिस्कस कर लिया, वो ये है कि वस्त्र के लिए बेसिक क्या जाएगा? धागा हो जाएगा। ऐसे धातु के लिए अयस्क हो जाएगा, मक्खन के लिए दूध हो जाएगा। तो ये गो थ्रू हो जाएगा इसमें। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं।
नेक्स्ट है हमारा भौतिक राशि और इकाई। भौतिक राशि एवं इकाई। भौतिक राशि एवं इकाई में क्या आएगा? भौतिक राशि का मतलब है जो भी हम मेजरिंग की जो यूनिट यूज करते हैं, तो इसकी भौतिक इकाई क्या है? राशि क्या है? कोई चीज क्या है, उसकी इकाई क्या होती है? लेंथ की जैसे क्या मीटर होती है, इस तरीके से टाइम की जैसे सेकंड होती है, समय के लिए क्या यूज करते हैं? सेकंड का यूज करते हैं। ऐसे ही क्या है, आपको भौतिक राशि उनकी इकाइयों को के बारे में पता होना चाहिए। तो कुछ जो बेसिक्स है पहले वो बता दूं, बाकी आप देख लेना सारे क्या क्या मेन हो सकते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है। तो फर्स्ट हम बताएं जैसे समय की क्या होती है? समय की इकाई क्या है? सेकेंड। सेकेंड समय की इकाई है सेकेंड होती है। नेक्स्ट फटाफट लिख देती हूँ, कार्य की इकाई थर्ड। तरंगदैर्घ्य जैसे ही ऊष्मा की फिफ्थ। विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है? तो कार्य इकाई क्या होती है हमारी? जूल होती है। कार्य इकाई क्या होती है हमारी? जूल होती है। समय किसको समय को किसमें मेजर करते हैं? सेकंड में मेजर करते हैं। तो समय की इकाई सेकंड, कार्य इकाई हमारी जूल, तरंग वेवलेंथ की कहते हैं एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसकी इकाई क्या होती है हमारी? एंगस्ट्रॉम होती है। ठीक है, तरंगदैर्घ्य की वेवलेंथ की बात हो रही है। तरंगदैर्घ्य मतलब है वेवलेंथ, और वेवलेंथ को किससे मेजर करते हैं हम? एंगस्ट्रॉम में, एम। ठीक है, एंगस्ट्रॉम में मेजर करते हैं एंगस्ट्रॉम। तो ऊष्मा की इकाई क्या होती है? ऊष्मा मतलब कैलोरीज, कितनी कैलोरीज हमने बर्न की, कितनी हमने ले रहे हैं खाने में, कैलोरीज। तो ऊष्मा की इकाई क्या होती है हमारी? कैलोरीज होती है। ठीक है, CLORI। ठीक है, ऊष्मा की इकाई क्या होती है? कैलोरी। ठीक है, विद्युत शक्ति की इकाई क्या होती है हमारी? विद्युत शक्ति किसमें मेजर करते हैं? किलोवाट में। विद्युत शक्ति को मेजर करते हैं किलोवाट। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा विभवांतर। विभवांतर की इकाई विभवांतर प्रतिरोध आवेश। विभवांतर प्रतिरोध आवेश बल शक्ति आवृत्ति द्रव्यमान इनकी यूनिट्स बतानी है आपको। कितनी? 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th। ठीक, समय को मेजर करते हैं सेकंड में, कार्य को जूल में कितना वर्क किया, कार्य को जूल में, तरंगदैर्घ्य को एंगस्ट्रॉम में, ऊष्मा को कैलोरी में, विद्युत शक्ति को किलोवाट में, कितने किलोवाट वो विद्युत शक्ति कहलाएगी। विभवांतर को हम मेजर करते हैं वोल्ट में। विभवांतर को किसमें मेजर करते हैं? वोल्ट में। प्रतिरोध को ओम में। विभवांतर को वोल्ट में, विभवांतर को वोल्ट में, और प्रतिरोध को ओम में। प्रतिरोध को ओम में। आवेश को कूलाम में। कितने कूलाम एनर्जी? ठीक है, आवेश को कूलम में। कूलम, ठीक है, कूलम कूलम में। ठीक है, आवेश को कूलम में। बल को किसमें मेजर करते हैं? न्यूटन में। बल की यूनिट मेजर करने की यूनिट क्या होती है? कितने न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो बल की इकाई क्या होती है हमारी? न्यूटन होती है। शक्ति क्या हो जाएगी? वाट। कितने वोल्ट का बल्ब है, हम बोलते हैं कितने वोल्ट की। अगर हम रोड लगा रहे हैं या गीजर है या प्रेस है, कोई भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस है, उसकी शक्ति को मेजर करने के लिए इसको में मेजर करते हैं वॉट में मेजर करते हैं। वॉट। ठीक है, वॉट। वोट के अंदर क्या मेजर करते हैं हम? किसी की भी शक्ति को, उसके पावर को मेजर करते हैं कि कितने वोट का बल्ब है। 4 वोट का है, 0 वोट का है, 100 वोट का बल्ब है, तो शक्ति को मेजर करते हैं वोट के अंदर। ठीक है, उसके बाद आवृत्ति को किसमें मेजर करते हैं? आवृत्ति का मतलब वो चीज हर्ट्ज में। हर्ट्ज में आवृत्ति पता है? हर्ट्ज में। ठीक है, आवृत्ति का मतलब क्या होता है? सीधी बात है, हर्ट्ज
और लिख देंगे। इंग्लिश में तो है HERTZ और हर्ट्ज, ठीक है, हर्ट्ज। आवृत्ति का मतलब जैसे हमारे सीपीयू की आवृत्ति की कितनी स्पीड से कोई काम कर रहा है, कि कितने मेगाहर्ट्ज है, गीगाहर्ट्ज है। जैसे हमारे क्या सीपीयू के हम क्या करते हैं, स्पीड को या इसको मेजर करने के लिए किसका यूज करते हैं, हर्ट्ज का यूज करते हैं, कि उसकी आवृत्ति कितनी फ्रीक्वेंसी से कितनी स्पीड से किसी काम को कर रहा है, वो उसको क्या किसमें की जाती है, हर्ट्ज में की जाती है, HERTZ हर्ट्ज, या हिंदी में तो हर्ट्ज में। तो आवृत्ति को मेजर किसमें करते हैं, तो वो किसमें करते हैं, आप हर्ट्ज में करते हो, ठीक है, फ्रीक्वेंसी कह सकते हो। द्रव्यमान का होता है वजन, भार के लिए यूज करते हैं, तो उसको हमेशा किसमें किया जाता है, किलोग्राम की बेसिक यूनिट होती है, एसआई यूनिट, स्टैंडर्ड यूनिट की बात कर रहे हैं हम, ये सारे क्या है, स्टैंडर्ड यूनिट्स हमारी। तो द्रव्यमान की वजन के लिए किसका यूज करते हैं, भार को मापने के लिए किलोग्राम। ऐसे ध्वनि की तीव्रता, इधर वाले इरेज करो मैं, इधर वाले का क्या है, ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि तीव्रता, ध्वनि तीव्रता डेसिबल में। हम कहते हैं इतने डेसिबल की ध्वनि सुनाई देती है, इतने के नहीं, 80 डेसिबल से ज्यादा हो गया, डेसिबल से ज्यादा हो गया तो हमारा क्या जाएगा, 80 डेसिबल से ज्यादा की ध्वनि से बहरापन हो जाता है। अगर 80 डेसिबल से ज्यादा कोई ध्वनि है, मतलब डीजे वगैरह कुछ चला रहा है, तो अगर जो ध्वनि की तीव्रता है वो 80 डेसिबल से ज्यादा हो जाएगी तो क्या उससे बहरापन हो सकता है, ठीक है, हम बहरे हो सकते हैं, तो ध्वनि प्रदूषण कहलाता है। ध्वनि प्रदूषण होता है 80 डेसिबल से ज्यादा आते हो, तो ध्वनि की तीव्रता को, कि साउंड कितनी तीव्रता के साथ आ रहा है, उसको किसमें मेजर करने की यूनिट क्या है, डेसिबल हो जाएगी हमारे। ऐसे विद्युत धारा, नेक्स्ट क्या है, विद्युत धारा को किसमें मेजर करते हैं, दाब को, सोने की शुद्धता को, सोने की शुद्धता, सोना कितना शुद्ध है, ठीक है, जल की गहराई को, जल की गहराई, इनकी बेसिक यूनिट बताने की, मेजर कैसे करेंगे, आप कैसे बताओगे कि सोना कितना शुद्ध है, या विद्युत कितनी धारा बह रही है, दबाव कितना है, तो इनकी यूनिट्स है जो हमें याद करनी है, ऐसा यूनिट्स याद करनी है हमें। तो ध्वनि की तीव्रता होती है डेसिबल में, विद्युत धारा होती है एम्पियर में, दाब होता है पास्कल, विद्युत धारा होता है एम्पियर में, ठीक है। दाब को मेजर करते हैं पास्कल में, दाब को मापने का पात्र क्या होगा हमारा, पास्कल। सोने की शुद्धता को जानने के लिए कहते हैं कैरेट, कितने कैरेट है हमारे, 24 कैरेट, 22 कैरेट, तो कैरेट से मेजर किया जाता है कि सोने की शुद्धता कितनी है, जितना ज्यादा कैरेट होगा उतना ज्यादा वो सोना है वो शुद्ध होगा। तो सोने की शुद्धता को मापने के लिए जो यूनिट यूज करते हैं हम कहते हैं ना, 22 कैरेट का था, 24 कैरेट का था, तो सोने की शुद्धता को 24 कैरेट का मोस्ट होता है, 24 कैरेट सोना, 24 कैरेट शुद्ध, सबसे शुद्ध माना जाता है हमारा, ठीक है। तो सोने की शुद्धता को मेजर किया जाता है हमारा कैरेट के अंदर। ऐसे जल की गहराई को मेजरने के लिए किसका यूज होता है, फैथम, जैसे फैथोमीटर था ना वहां पे, तो फैथम जो यूनिट है जल की गहराई को मापने की, समुद्री गहराई को मापने की, या जल की गहराई को मापने की, क्या हो, फैथम। और समुद्र की गहराई को मापने का यंत्र कौन सा होता है, मैंने आपको फैथोमीटर, समुद्र की गहराई मेजर की जाती है फैथोमीटर से। ऐसे ही जल की गहराई को मापने की यूनिट क्या है, तो आप कहोगे फैथम, ठीक है। नेक्स्ट है लंबाई, कोण और तापमान। लंबाई, कोण, कोण को, और आपका तापमान, लंबाई को किसमें मेजर करते हैं, मीटर में, ऐसा यूनिट की बात कर रहे हैं, तो लंबाई मेजर करते हैं हम मीटर के अंदर। ऐसे ही कोण को रेडियन में, तापमान को केल्विन में, कोण को रेडियन में, कोण को मेजर करने का सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना रेडियन। कोण का माप बताना है आपको, कितने डिग्री का कोण है, तो क्या हो जाएगा, रेडियन उसकी यूनिट होती है, रेडियन, ठीक है। और तापमान की केल्विन या सेल्सियस, केल्विन, ठीक है। तापमान को मापनी क्या होती है, केल्विन या फिर आपकी सेल्सियस, सेल्सियस, ये हमारी किसकी यूनिट है, तापमान को मापने की। तापमान को मापने की एसआई यूनिट केल्विन या फिर सेल्सियस, कोण की रेडियन, ये लिखा भी इधर रेडियन, लंबाई मीटर में, जल की गहराई फैथम में, सोने की शुद्धता कैरेट की, कितने कैरेट का आपका सोना है। दाब मापने के लिए पास्कल यूनिट यूज की जाती है। विद्युत की धारा कि कितनी विद्युत धारा बह रही है, एम्पियर का यूज किया जाता है।
ध्वनि की तीव्रता के लिए डेसिबल वर्ड यूज करते हैं कि ध्वनि की तीव्रता बताने 40 डेसिबल की आवाज थी, 80 डेसिबल की आवाज थी, 10 डेसिबल की आवाज थी, तो ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल यूज करते हैं। ऐसे विभवांतर के लिए वोल्ट, प्रतिरोध के लिए ओम, ओम का नियम हम जो बोलते हैं, प्रतिरोध के लिए रेजिस्टेंस के लिए, प्रतिरोध के लिए ओम, आवेश के लिए कूलम, बल के लिए न्यूटन, कितने न्यूटन, शक्ति के लिए वाट, आवृत्ति के लिए हर्ट्ज, हम कह रहे हैं सीपीयू कितने मेगाहर्ट्ज, कितने गीगाहर्ट्ज किसकी स्पीड है, हम कहते हैं सीपीयू कितने गीगाहर्ट्ज का, कितने मेगाहर्ट्ज का, तो हर्ट्ज का मतलब आवृत्ति, तो हर्ट्ज से मेजर करते हैं हम आवृत्ति, ठीक है। फिर द्रव्यमान मतलब वजन, भार, द्रव्यमान मेजर करते हैं किलोग्राम में। ये हमारे क्या है कुछ भौतिक राशियां और उनको मापने की एसआई यूनिट, एसआई मतलब स्टैंडर्ड यूनिट्स हमारी जो है, ठीक। नेक्स्ट करते हैं, अब क्वेश्चंस करते हैं। हमने सारे जो चीज हो सकती थी ना वर्ड से रिलेटेड वो हमने पढ़ लिया, बहुत सारी चीजें हैं। अभी ये तो बेसिक का जो मैंने थोड़ा बहुत आपको बता दिया, बहुत सारी चीजें हर चीज नहीं बताई जाती, वो हमारी रीजनिंग में बेसिक नॉलेज टेस्ट होती है कि आपको क्या चीज पता है क्या नहीं पता है। तो जो आपने 9, 10 तक आपने जो पढ़ा होता है ना, मेनली वही चीजें क्या है रीजन से रिलेट करके आपको पूछ जाती है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपके लेवल से बाहर कुछ होगा। आपको बेसिकली उन चीजों के बारे में आप फैमिलियर होते हैं, डे टू डे लाइफ की वजह से या आपकी स्टडी की वजह से आपको उसके बारे में पता होता है कि चीज एक्चुअली किस चीज के बारे में रिलेटेड है। तो आपको सिर्फ उनका रिलेशन फाइंड करना होता है किसके अंदर, एनालॉजी या सादृश्यता की पैटर्न, मतलब सह संबंध। फर्स्ट करते हैं टाइप 1, टाइप ए। किस पे आधारित है हमारी, शब्दों पे। जिस प्रकार हवा संबंधित है शब्दों पर आधारित है, किस पे आधारित है, शब्दों पर आधारित, कि वर्ड्स के बीच में क्या रिलेशन है आपको उस पर करना, शब्दों पर आधारित। फर्स्ट एग्जांपल से ले लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, जैसे जिस प्रकार हवा संबंधित है गैस से, उसी प्रकार जल का संबंध किससे होगा। जैसे हवा संबंधित है, हवा का संबंध किससे बताया गया है, हवा संबंधित गैस से, हवा संबंधित है गैस से, उसी प्रकार जल का संबंध किससे होगा। किसका फाइंड करना आपको, जल का संबंध किससे होगा। जल, इसको अब लिखेंगे कैसे, जैसे या तो वो ऐसे लिख के दे सकता है आपको, ऐसे बताना है, या फिर वो ऐसे दे सकता है, हवा ये सिंबल कोलन का संबंध लिख दिया गैस। चैप्टर कौन सा, एनालॉजी, तो यहाँ पे एनालॉजी का सिंबल सादृश्यता, क्योंकि यहाँ पर जो है वैसा ही रिलेशन आपको सेकंड पार्ट में ढूंढना है। वहाँ पे सेकंड पार्ट में आपको क्या दिया है, जल दिया है, और जल के कोरस्पोंडिंग ये आपको गिवन नहीं है, दिया गया जैसे हवा संबंधित है गैस से, हवा संबंधित है गैस से, उसी प्रकार जल का संबंध किससे होगा। आपको ऑप्शन दे दिए, पानी, वायु, द्रव, नदी। पानी, वायु, थर्ड द्रव, फोर्थ नदी। बताना, बताओ हवा क्या होती है, मतलब गैस ही तो है, हवा किसको बोलते हैं, ये क्या है, क्या मिक्सचर है, क्या आपका मिक्सचर है किसका, गैसेस का। तो हवा किससे मिलकर बनी है, गैसों से मिलकर बनी है, उसमें ऑक्सीजन भी है और कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन गैस भी है। तो हवा क्या होती है, गैसों का मिश्रण होता है। इसी प्रकार जल क्या होता है, आपका पानी होता है, ये तो सीधा एक नाम होगा, जल का दूसरा नाम क्या है, पानी है। जल वायु होता है, जल द्रव होता है, कि जल नदी होता है। तो यहाँ पे अवस्था के बारे में बताया गया है कि द्रव तो किस, हवा तो किस अवस्था में होता है, आपका गैस के फॉर्म में, गैसेस के फॉर्म में। हवा किसकी फॉर्म में होता है, गैस की फॉर्म में। ऐसे ही जल किसकी फॉर्म में होता है, आपका द्रव की फॉर्म में, मतलब लिक्विड चीज। द्रव क्या होता है, हमारा लिक्विड होता है। हवा हमारी गैस होती है, गैसों का मिश्रण होता है। उसी प्रकार से जल क्या होता है, हमारा द्रव होता है, एक लिक्विड चीज होती है, ठीक है। तो वहां पर क्या आ जाएगा, हवा का रिलेशन जैसे गैस से है, वैसे जल का संबंध हमारे किसके साथ हो जाएगा, द्रव के साथ हो जाएगा। यहाँ पर हमारा राइट आंसर फोर ऑप्शन से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 द्रव हो जाएगा। हमें ऐसे क्या करना है, जो रिलेशन फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है वही से वैसे ही रिलेशन में सेकंड पार्ट में ढूंढ के आपके आंसर को फाइंड आउट करना है, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट हो तो बताओ। हवा क्या है, गैसों का मिश्रण। ऐसे जल क्या है, एक अवस्था, कौन सी, लिक्विड अवस्था। ये गैसेस के फॉर्म में है, ये लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है। आपको पता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट की 3 फॉर्म में पाया जाता है,
लिक्विड, आपका सॉलिड और आपका द्रव, तीन अवस्था होती है। एक तो लिक्विड फॉर्म है द्रव अवस्था, एक सॉलिड अवस्था होती है और एक आपकी होती है गैस। लिक्विड, सॉलिड और गैस। तो हवा तो होगी गैस की फॉर्म में, तो जल किस में होगा, लिक्विड में। तो सॉलिड की बात करें तो जैसे लकड़ी है, कोई मेटल है, वो किस फॉर्म में होती है, ठोस की, आपकी सॉलिड की अवस्था में होती है। तो ठोस, द्रव, गैस, ये तो हो गया ठोस, ये हो गया द्रव और ये हो गया गैस। तो हवा होगी गैस, तो लिक्विड चीज क्या हो जाएगी, द्रव हो जाएगी हमारी। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्या है भाई हमारा, जिस प्रकार कुआं संबंधित है बाल्टी से, कुआं संबंधित है किससे, बाल्टी से, उसी प्रकार तालाब का संबंध किससे होगा, उसी प्रकार तालाब का संबंध किससे होगा। आपको ये दे दिया, जैसे कुआं रिलेटेड है बाल्टी से, ऐसे तालाब का संबंध किससे होगा। ऑप्शन बता देते आपको, आसान हो जाएगा। पानी, पंप सेट, पानी, सेकंड पंप सेट, थर्ड नाला या पाइप, नाला या पाइप। बताओ भाई, जिस प्रकार कुआं का संबंध बाल्टी से है, उसी प्रकार तालाब का संबंध किससे होगा, पानी से नहीं, कुएं में तो पानी होता है, तो यहाँ कुएं में पानी है, तालाब में पानी होगा, ऐसा नहीं दिया होगा। यहाँ पे दिया कुएं का संबंध बाल्टी से, इसका मतलब कुएं से पानी निकालना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, बाल्टी का प्रयोग करेंगे। उसी प्रकार अगर तालाब से आपको पानी निकालना है तो आप किसका यूज करेंगे, पानी का नहीं, पंप सेट, नाला या पाइप, तीनों ही चीजें आप क्या है इस तरह की होती है जिसके द्वारा आप पानी को ट्रांसफर कर सकते हैं, यूज करते हैं। तो यहाँ पर तालाब से पानी को निकालने के लिए जिस चीज का यूज किया जाएगा उसको हम बोलते हैं पंप सेट, जिसकी हेल्प से तालाब से पानी को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर किया जाता है, उसको बोलते हैं पंप सेट। ठीक है, तो कुएं का संबंध जैसे बाल्टी से, वैसे तालाब का संबंध किससे हो जाएगा, पंप सेट से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। हम पाइप को, नाला के पंप सेट प्रॉपर है कि हम मशीन के से का यूज करके आप उसकी हेल्प से पाइप को, मोटे मोटे पाइप के हिसाब से उसके पानी को तालाब से दूसरी जगह पे ट्रांसफर कर सकते हो, निकालेंगे तालाब से पानी निकालेंगे, इसका यूज करेंगे, पंप सेट यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा, हमें सिमिलर रिलेशन ढूंढना है। नेक्स्ट देखते हैं, जिस प्रकार आंसू का संबंध किससे है, दुख से, आंसू का संबंध किससे है हमारा, दुख से है, उसी प्रकार तनाव का संबंध किससे होगा, तनाव का संबंध किससे होगा। देखो ये जो साइन होता है यहाँ पे फोर जो डॉट लगा के, ये हमारा एनालॉगस सिमिलर का संबंध होता है, मतलब आपको सादृश्यता देखनी है कि जो पहले वाले जो समानता है वैसी आपको इनके बीच में ढूंढनी है, सादृश्यता का सिंबल होता है ये। ठीक है, कि जो फर्स्ट हाफ में है वैसे ही आपको सेकंड हाफ में ढूंढना है हमारा, इन फोर डॉट से, इसको हम बोलते हैं एनालॉगस सिंबल। ठीक है, आंसू का संबंध जो दुख से है, वैसे ही तनाव का संबंध किससे होगा। ऑप्शन क्या है, आराम से, रक्तचाप से, ब्लड प्रेशर, भीड़ से, भूख से, भीड़ से या भूख से। बताओ भाई, आंसू कब आते हैं, जब हम क्या करते हैं, दुख होता है। ठीक है ना, आंसू कब आते हैं, किस स्थिति में आते हैं आंसू, जब हम दुखी होते हैं तभी तो आंसू आते हैं। तो तनाव का संबंध किससे होगा, भीड़ के साथ, भूख के साथ तनाव का संबंध होगा, आराम के साथ तनाव का संबंध होगा, आराम होगा तो तनाव होगा, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर की वजह से हम क्या होता है, तनाव में जाते हैं कि हम अनईजी फील करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ब्लड प्रेशर की वजह से क्या हो जाएगा, तनाव हो जाएगा। ठीक है, दुख की वजह से आंसू निकलते हैं, ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, तनाव होता है। तो यहाँ पर जो बेस्ट आपका रिलेशन फाइंड करना है, ना तो आराम होगा, ना भीड़ होगा, ना ही भूख होगा, तो हमें सेम रिलेशन ऐसे ढूंढना है। तो आंसू की वजह से दुख नहीं, दुख की वजह से क्या होते हैं, आंसू आते हैं, ऐसे ही ब्लड प्रेशर की वजह से, रक्तचाप की वजह से क्या होगा, तनाव हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं,
घड़ी का संबंध समय से, उसी प्रकार चश्मे का संबंध किससे होगा बताओगे? घड़ी में क्या देखते हैं? समय। चश्मे में देखना, मैं ऑप्शन दे देती हूँ फिर गैस करना, क्योंकि रीजनिंग में तो ऑप्शन देखने के बाद ही हमारी लॉजिक निकल के आएगी। तो पर्टिकुलर नियम तो है नहीं, हमें तो रिलेशन फाइंड करना है। तो ऑप्शन में देखेंगे कौन से ऑप्शन के साथ बेस्ट रिलेट कर पा रहा है। आंख और दृष्टि, आंख और फोर्थ ऑप्शन है दृष्टि। बताओ क्या होना चाहिए? घड़ी से समय, तो चश्मे से क्या होता है बताओ? घड़ी किसके लिए प्रयोग किया जाता है? समय को देखने के लिए। तो चश्मा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? शीशे के लिए। चश्मा लेंस के लिए, चश्मा आंख के लिए। देखो घड़ी का संबंध समय को देखने के लिए, इसको प्रयोग की बात हो रही है कि घड़ी का क्या प्रयोग है? समय देखते हैं। तो चश्मे का क्या प्रयोग होता है? दृष्टि के लिए होता है, आंखों की रोशनी को बढ़ाने के लिए होता है। तो ठीक है, यहाँ पर आंख, चश्मे का संबंध आंख से मत करना, क्योंकि घड़ी का संबंध हम दीवार से किसी से नहीं करेंगे। घड़ी कहाँ पे टंगी हुई है? चश्मा कहाँ लगता है? आंखों पे लगता है। तो ऐसे घड़ी दीवार पे लगती है, ऐसा कुछ होता तो हम करते हैं, क्योंकि चश्मा हो गया आंख से संबंधित। लेकिन नहीं, यहाँ पे घड़ी किस लिए प्रयोग की जाती है? समय की जानकारी देने के लिए। ऐसे ही चश्मा किसके लिए प्रयोग किया जाता है? आंखों की दृष्टि को बढ़ाने के लिए, किसके? आई साइट को बढ़ाने के लिए, ठीक करने के लिए। तो यहाँ पर जो बेस्ट आंसर होगा वो दृष्टि होगा, ना कि आंख। कंफ्यूज उससे देखो, शीशा लेंस तो होगा, इसको तो आप वैसे ही छोड़ दोगे, लेकिन आंख और दृष्टि में से आपको थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा कि मैम आंख भी हो सकता है या मैम दृष्टि भी हो सकता है। तो कौन सा होगा? हम इसकी उपयोगिता देखते हैं, घड़ी क्या काम कर रही है। घड़ी से क्या देख रहे हैं? हम समय देख रहे हैं। तो इसका मतलब चश्मे से हम क्या करेंगे? हमारी दृष्टि को, आई साइट को, दृष्टि मतलब आई साइट। तो यहाँ पर चश्मे का संबंध किससे हो जाएगा? बेस्ट वो हो जाएगा दृष्टि के साथ। कि घड़ी का प्रयोग समय देखने से है, तो चश्मे का प्रयोग दृष्टि को सुधार से है। ठीक है, यहाँ पर बेस्ट आंसर हो जाएगा हमारा दृष्टि। तो यहाँ पर हम फोर्थ में से फोर्थ ऑप्शन के साथ जाएंगे। तो चश्मे का संबंध किससे होगा? दृष्टि से हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। देखो भाई, अंधेरे का संबंध डर से, तो ईमानदारी का संबंध, अंधेरा का संबंध किससे है? डर से। वैसे ईमानदारी का संबंध, ईमानदारी का संबंध किससे हो जाएगा? ऑप्शन देखो, बेईमानी, विश्वास, धन। बेईमानी, विश्वास, धन, दिस इज फोर्थ वन, या फिर विजय। बताओ, अंधेरे का संबंध जो डर से होता है, वही ईमानदारी का संबंध किसके साथ होता है? अंधेरे में क्या लगता है हमें? डर लगता है। तो ईमानदारी से क्या होगा? हमें किसकी भावना आएगी? बताओ, बेईमानी की। अंधेरे का अपोजिट नहीं है ईमानदारी का। बेईमानी तो तब होता है अंधेरा, और यहाँ पे लिखा होता है उजाला। कि अंधेरे का संबंध जैसे उजाले से है, कि अंधेरे का उल्टा लिख दिया यहाँ पे उजाला। तो ऐसे ईमानदारी का संबंध किससे हो जाता? बेईमानी से। लेकिन अंधेरे से क्या उत्पन्न होता है? डर। मैं अंधेरे में जाऊंगा, क्यों? अंधेरे में को डर लगता है। तो अंधेरे का संबंध डर से है। ऐसे ईमानदारी की वजह से क्या होगा? अगर आप ईमानदार हो तो क्या आपको कोई क्या रहेगा? विश्वास रहेगा, कोई डर की भावना नहीं रहेगी, कॉन्फिडेंट रहेंगे आप। तो यहाँ पर ईमानदारी से क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है, विश्वास आता है। तो यहाँ पर अंधेरे से जैसे डर उत्पन्न होता है, ऐसे ईमानदारी से क्या उत्पन्न होता है? विश्वास उत्पन्न होता है हमारा। ईमानदारी से बेईमानी उत्पन्न होती है? नहीं। ईमानदारी से धन उत्पन्न होता है? नहीं। ईमानदारी से विजय उत्पन्न होती है? ईमानदारी से क्या? विश्वास। ठीक है, तो अंधेरे का संबंध डर से है, तो ईमानदारी का संबंध हमारा किससे हो जाएगा? विश्वास से हो जाएगा, हमारे कॉन्फिडेंस हो जाएगी। हम ईमानदार होंगे तो हम कॉन्फिडेंट रहेंगे, हमें किसी का डर नहीं होगा, विश्वास रहेगा। तो ईमानदारी का संबंध बेस्ट यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा। क्या जाएगा? ईमानदारी के अकॉर्डिंग विश्वास को लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है रक्त का हृदय से। रक्त का संबंध किससे है? हृदय से।
ऐसे ही वायु का संबंध किससे हो जाएगा? वायु का संबंध किससे हो जाएगा? रक्त का संबंध किसके साथ है? हृदय के साथ है। तो वायु का संबंध कैसे हो? ऑप्शन बताते हैं। देखो, नाक श्वास, नाक श्वास, वायुमंडल, हृदय, आपका फेफड़ा। बताओ, रक्त हृदय, वायु नाक से, वायु श्वास, वायु वायुमंडल या वायु फेफड़ा। ठीक है। देखो, बॉडी के अंदर क्या होता है? हमारे बॉडी में जो भी रक्त होता है वो हार्ट के अंदर से शुद्ध रक्त है, अशुद्ध रक्त है, वो क्या करता है कि पहले अशुद्ध रक्त है वो हार्ट के पास जाता है, हार्ट से फिर शुद्ध होके फिर हमारे बॉडी पार्ट्स में जाता है, फिर बॉडी पार्ट्स फिर अशुद्ध रक्त हमारे हार्ट के पास जाता है। तो ब्लड मतलब हमारे ब्लड के फ्लो को, ब्लड को रेगुलेट करने का काम, नियंत्रण करने का काम कौन करता है? हमारे हृदय करता है, हार्ट करता है। ठीक है। हमारे ब्लड को रेगुलेट करने का या नियंत्रण करने का काम कौन करता है? हमारा रक्त को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? हृदय करता है। रक्त को रेगुलेट करने का या नियंत्रण करने का कौन काम करता है? हमारा हृदय। तो ऐसे ही वायु को रेगुलेट करने का काम कौन करते हैं? लंग्स करते हैं, फेफड़े। हमें ऐसे देखना है ऑप्शन को। हमें इन दोनों के बीच संबंध देखना है कि रक्त का और हृदय का क्या संबंध है। वही रिलेशन मुझे वायु का दूसरी चीज के साथ ढूंढना है। तो रक्त का हृदय के साथ जो संबंध है वही वायु का लंग्स के साथ है। हमारे बॉडी में जो सांस में लेते हैं तो उसको, सांस को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? हमारे लंग्स करते हैं, हमारे फेफड़े करते हैं। तो रक्त का संबंध हो जाएगा हृदय का, सेम वही संबंध वायु का हमारा किसके साथ हो जाएगा? इन चार ऑप्शन में से बेस्ट फेफड़ों के साथ। हमारा आंसर हो जाएगा फेफड़ा, लंग्स यहाँ पे। ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। जैसे बूंद से क्या बढ़ता है? महासागर। वही नक्षत्र का संबंध किससे हो जाएगा? बूंद का सागर के साथ जो संबंध है वही संबंध नक्षत्र का किसके साथ हो जाएगा? ऑप्शन बता तुम्हें। आकाश, चमक, टिमटिमाना, ग्रह। आकाश, चमक, टिमटिमाना और फोर्थ हो गया हमारा ग्रह। आपको ये बताना है कि बूंद और महासागर में क्या संबंध है, वही नक्षत्र का किसके साथ संबंध होगा। बूंद का मतलब छोटी छोटी बूंदों से मिलकर बूंद बूंद से सागर बनता है। तो बूंद बूंद से मिलकर क्या बना? सागर बनाया हमारा। इसी प्रकार नक्षत्र से मिलकर क्या बनाया हमारा? चमक बनी है, टिमटिमाना बना है, ग्रह बना है, या आकाश बना है। तो हमारे पूरे हम क्या कह सकते हैं? आकाश के अंदर हमारे ब्रह्मांड में क्या है? आकाश के अंदर क्या होता है? नक्षत्र होते हैं बहुत सारे। तो नक्षत्रों से मिलकर क्या बनता है? हमारा आकाश बनता है हमारा। ठीक है। नक्षत्र से मिलकर क्या बनता है? हमारा आकाश बनता है। ना चमक आएगा, ना टिमटिमाना आएगा, ना ही ग्रह आएगा। तो जैसे बूंद से महासागर बनता है, ऐसे नक्षत्र से क्या बनता है? आकाश बनता है। आकाश के अंदर होते हैं सारे नक्षत्र हमारे जितने भी हैं, प्लैनेट्स लगा लो, सैटेलाइट्स लगा लो, जितने भी उल्का पिंड कुछ भी, वो सब क्या है? हमारे आकाश के अंदर होते हैं। तो उन सबसे मिलकर हमारा क्या बना है? आकाश बना है। तो यहाँ पर बेस्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? नक्षत्र का संबंध किसके साथ हो जाएगा? आकाश। आकाश ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो फर्स्ट टाइप के जो काफी सारे क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, मेन में सब डिस्कस कर लिए हैं। टाइप सेकंड में चलते हैं। फर्स्ट में देखो कितना मर्जी कर लो, बहुत वास्ट है। किसी भी सब्जेक्ट से किसी में भी रिलेशन पूछ सकता है, अपोजिट वर्ड पूछ सकता है, इंग्लिश के अपोजिट वर्ड पूछ सकता है, हिंदी के पूछ सकता है, या फिर आपकी साइंस की कोई टर्म पूछ सकता है, स्टडी की कोई चीज पूछ सकता है। तो उसका कोई मतलब लिमिट नहीं है, वो आपकी नॉलेज टेस्ट है एक हिसाब से, सीधी सी बात है। लेकिन फिर कैसे फाइंड करना वो मैंने एक बार आपको बता दिया कि आपको शब्दों के बीच में रिलेशन कैसे फाइंड करना। अब टाइप सेकंड करते हैं। अंक पर आधारित, बेस्ड ऑन नंबर। सेकंड टाइप है अंक पर आधारित, बेस्ड ऑन
रिलेशन देखते हैं। यानी जो 24 का 576 के साथ रिलेशन है वही रिलेशन 35 का किसके साथ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन लिख देती हूँ। 1000, 1200, 12 to 5 या 350। कह रहे हैं कि 24 का 576 का जो रिलेशन है वही 35 का आपको रिलेशन ढूंढना है। इन चार में से किसके साथ हो सकता है, जो बेस्ट रिलेशन आप निकाल सकते हो यहाँ। ठीक है, तो आपको ये एनालॉजी का साइन दिखा गया, इसका मतलब आपको कौन स्टेप पे करना है, एनालॉजी सादृश्य वाला करना है कि आपको सहसंबंध ढूंढना है। ये ऐसा ही रिलेशन आपको सेकंड पार्ट के अंदर फाइंड आउट करना है। तो पहले हम देखते हैं 24 से 576 पर आगे से सकते हैं। तो पहले मैं 24 को 24 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है शायद इसका स्क्वायर है। तो देखते हैं क्या स्क्वायर है या नहीं है। 4 4 जा 16, 1 कैरी, 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, 8 8 16 प्लस 1 17, 1 कैरी, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 7 6। यस, इट्स स्क्वायर। तो 24 का स्क्वायर क्या है 576। तो हमें अब क्या करना है, सीधा हम क्या करेंगे स्क्वायर देखते हैं क्या 35 का स्क्वायर इन ऑप्शन में गिवन है या नहीं है। अगर है तो हमारा आंसर निकल गया, अगर नहीं है तो फिर हमें कोई और लॉजिक ढूंढना पड़ेगा। अभी हमें जो लॉजिक नहीं मिला है कि ये दिखाई दे रहा है कि पहले वाले नंबर का स्क्वायर को लिख दिया गया है, तो आपको यहाँ पर भी स्क्वायर देखना है ऑप्शन में गिवन है या नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास नंबर क्या है 35 और 35 का स्क्वायर निकालना है। 35 की 35 से मल्टीप्लाई या फिर शॉर्टकट करके बताती हूँ। 5 5 25, 2 कैरी, 5 3 15, 5 3 15, 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 2 32, कैरी कितना हो गया 3, 3 3 9, 9 प्लस 2 3 सॉरी 12, 12 to 5, 12 to 5 ऑप्शन में है। यार देखो ऐसे आ जाता है 35 का स्क्वायर निकालना ना, अगर कोई भी नंबर जो 5 से एंड होता है, कोई भी नंबर अगर 5 से ऐड होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं 5 का तो स्क्वायर लिख देते हैं। 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, और जो इधर वाला नंबर होता है आपका उसको उसके नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 4 से कितना हो गया 12, और 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, तो 35 का स्क्वायर कितना हो गया 12 25। ये शॉर्टकट है। अगर यूनिट प्लेस पर आपका 5 दिया हुआ है तो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यूनिट प्लेस पे जो नंबर है उसका स्क्वायर कर दो, दैट इज 25। हमेशा 25 है, 5 है, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। फिर क्या है 3, 3 को इसके नेक्स्ट नंबर से, 3 से नेक्स्ट कौन आता है 4, तो 3 की मल्टीप्लाई करो 4 से कितना आ गई 12, 12 को लिख दो आप कहाँ पे नेक्स्ट पोजीशन पे, तो आपका स्क्वायर निकल जाएगा। तो 35 का स्क्वायर होगा 12 to 5, और यहाँ से हमने मल्टीप्लाई करके देखा तब भी कितना है 12 to 5, और ऑप्शन में 12 to 5 अवेलेबल है। इसका मतलब क्या हो जाएगा 12 to 5 हो जाएगा हमारा इसका आंसर। बताओ कोई डाउट हो? सीधे सीधा हमने देखा इन दोनों में क्या रिलेशन है, जो रिलेशन था वो मैंने सेकंड पे अप्लाई करके देखा, जो मैंने अप्लाई किया उससे जो आंसर आया वो हमारा ऑप्शन में अवेलेबल था। तो मतलब वही मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया कि 35 का स्क्वायर लिखना है, वो यहाँ पे गिवन है, मैंने लिख दिया 12 to 5 क्या होगा 35 का स्क्वायर, हमारा आंसर निकल जाएगा 12 to 5। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा 49 94 का। तो नेक्स्ट क्या हमारा 49 का 94 का क्या रिलेशन होगा, वही रिलेशन में फाइंड करना है 83 का किसके साथ होगा। हमें 49 और 94 के रिलेशन को देखना है, 83 की किसके साथ रिलेशन कैसे स्टेब्लिश होगा। अब देखो मैं 49 से 94 पे कैसे जा सकते हैं, इनके पीछे पहले ऑप्शन दे देती हूँ क्योंकि रीजनिंग में मोर देन 1 आपके आंसर हो सकते हैं, तो आपको ऑप्शन के साथ ही जाना चाहिए कि जो हम लॉजिक लगा रहे हैं क्या उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है 56, सेकंड है 50, थर्ड ऑप्शन है हमारा 11 और फोर्थ 38 एंड देन लास्ट है 22। ठीक, एक ये है, एक ये है, एक आपका 11 है, 50 है और 56। आपको बताना है कि 49 का जो 94 के साथ रिलेशन है वही वैसा ही रिलेशन 83 का किस नंबर के साथ होगा। तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, सीधा इन्होंने क्या किया है नंबर को रिवर्स करके लिखा है, बाकी तो मुझे कोई लॉजिक नजर नहीं आया। 94 में से मैं 49 माइनस करती हूँ 5, देन इससे कैरी गया 45,
कि 49 में 45 को ऐड कर दिया तो भाई ऐसे फिर मैं इस नंबर में क्या ऐड करूँ कि मेरे को नेक्स्ट नंबर मिल जाए, और इससे एक्सीड करता होना चाहिए। यहाँ तो 49 में कुछ प्लस किया तो 94 आ गया, लेकिन यहाँ पर 83 में मैं कुछ प्लस कर रही हूँ तो नंबर क्या है आपका मोर देन 100 जा रहा है, और यहाँ पर जो नंबर जितने भी ऑप्शन अवेलेबल हैं वो 83 से छोटे हैं। इसका मतलब यहाँ पे कुछ प्लस तो नहीं किया गया, कुछ और ही लॉजिक लगाया गया। तो हम क्या कर रहे हैं 49 94 में से उल्टा करके लिखा है ना कि 49 और 94 में 4 को तो लिख दिया 9 की जगह पे, 9 को लिख दिया 4 की जगह पे, इनके वैल्यूज को शिफ्ट कर दिया है। तो हम 83 को कैसे लिख देंगे, उल्टा करके लिख देंगे, 3 को पहले और 8 को बाद में, तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पे 38 हो जाएगा। ठीक है, कोई डाउट वाली बात तो है नहीं, सिर्फ इसको उल्टा करके लिखना है, हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे इसको सिर्फ उल्टा करके लिखना है और ऑप्शन देखना है क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं है। तो 83 का उल्टा 38 है, ऑप्शन में गिवन है, तो हमारा ये पे क्या हो जाएगा आंसर निकल जाएगा, हम कहेंगे 38 का 30 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट है 79 का 80 के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन 69 का किसके साथ होगा। ऑप्शन है 25, 60, 73, 75 एंड देन 81। बताओ फिर क्या होना चाहिए। 79 का जो 80 का रिलेशन है वही 69 का किसके साथ होगा हमारा। यहाँ पर अगर मैं प्लस माइनस में जाऊँ ना, देखो वैसे तो कोई रिलेशन नजर आ रही है, 79 से 80 पे जाने के लिए कितना प्लस कर रही हूँ, प्लस 1 करके 80 आ रहा है। तो अगर ऑप्शन में 69 प्लस 1 करके 70 दिया होता ना, तो बस ये एक ही ऐड कर दें, 79 था और 80 लिख दिया तो प्लस 1 किया, तो यहाँ पे मैं 69 है प्लस 1 कर दूंगी 70 आ रहा है, लेकिन 70 तो ऑप्शन में है ही नहीं, इसका मतलब कोई और लॉजिक लगाया गया है। तो क्या हो सकता है कि हमें 79 से किस पे पहुंचना है, 80 पे पहुंचना है, लॉजिक ढूंढना है हमें। तो मैं अगर 7 प्लस 9 को ऐड कर दूं कितना आ जाएगा 16, लेकिन जाना है किस पे मुझे 80 पे, तो 80 16 का मल्टीपल है, कहाँ पे आता है 16 5 जा 80। तो मतलब यहाँ से कुछ लॉजिक बन रहा है, देखते हैं क्या ये लॉजिक मैं अपने सेकंड पार्ट पे लगा सकती हूँ। मतलब मैंने 6 और 9 को ऐड किया, 6 और 9 को ऐड करने के बाद कितना आ गया 15, और फिर मुझे 15 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे 5 से किया था, यहाँ पे मैंने किससे किया 5 से कर दिया, तो 15 5 जा कितना होता है 75। अरे क्या ऑप्शन में 75 अवेलेबल है, हमें दिया हुआ है 79, तो ऑप्शन के अंदर हमारा क्या दिया हुआ है 75 गिवन है, तो सीधे सीधा हमारा आंसर निकल गया 69 का रिलेशन किसके साथ हो जाएगा 75। क्या किया गया है, डिजिट को सम करके उनको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया गया, दोनों डिजिट को आपस में जोड़ो, 6 और 9 को जोड़ा कितना आ गया 15 है 15, और उस 15 को 5 से मल्टीप्लाई किया कितना आ गया 75, और ऑप्शन में 75 गिवन था, हमारा यहीं पे क्या हो गया क्वेश्चन सोल्व हो गया, तो हमारा आंसर हो जाएगा 75। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह 2 3 4 का 5 7 9 के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन 3 2 1 का किसके साथ होगा। ठीक है, 2 3 4 का 5 7 9 के साथ जो रिलेशन है वही रिलेशन 3 2 1 का किसके साथ होगा। देखो अब क्या किया गया, 2 3 4 से 5 7 9 पे गए, पहले तो माइनस करके देख लीजिए अभी, 2 3 4 -3 गया 5 7 3 गया 4 5 2 गया 3, 234 में 345 ऐड करूंगी तब 5 7 9 आएगा, तो ये 3 4 5 क्यों ऐड करोगे, इसको लॉजिक तो समझ आ रही है, सीधा माइनस किया तो यहाँ पर तो ये नंबर आ गया, नेक्स्ट नंबर क्या आना चाहिए, ऑप्शन देख लेते हैं पहले, मैं ऑप्शन लिख देती हूँ। हमारा ऑप्शन क्या है 7 5 3 6 5 3 5 5 3 4 5 3 4 5 3 and then 3 5 3 3 5 3, इनमें से कौन सा आंसर होना चाहिए, लॉजिक देखो भी क्या लगा है।
देखते हैं, मुझे एक रिलेशन नजर आ रहा है। 2 3 4 से 5 7 9 जाने के लिए मैंने क्या किया है, पहले नंबर को 2 से मल्टीप्लाई फिर +1 5 आ रहा है, 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई +1 7 आ रहा है, 4 को भी 2 से मल्टीप्लाई +1 9 आ रहा है। मतलब जो पहले नंबर लिखे हैं ना उनको डबल कर दो, उनमें 1 ऐड कर दो। 2 मल्टीप्लाई 2 +1 5, 3 मल्टीप्लाई 2 +1 7, और नेक्स्ट नंबर क्या था 4 मल्टीप्लाई 2 +1 9। नंबर मिल गया मुझे 5 7 9 आ रहा है, यहाँ पे 5 7 9 आ रहा है। क्या कर रहे हैं, हर एक नंबर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 ऐड कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई किया और 1 ऐड कर दिया। तो यही चीज मैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन पे लगा देती हूँ। 3 2 1 पे कैसे लगाते हैं, 3 2 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई +1, 2 को भी 2 से मल्टीप्लाई +1, 1 को भी 2 से मल्टीप्लाई +1, 3 2 = 6 +1 7, 2 2 = 4 +1 5, 1 2 = 2 +1 3। तो क्या आना चाहिए 7 5 3, पहले आना चाहिए 7, फिर आना चाहिए 5, देन आना चाहिए 3, तब मेरा निकलेगा। तो यहाँ चारों ऑप्शन में 7 5 3 6 5 3 5 5 3 सारे दिए हैं, तो हमारा ऑप्शन क्या होता है, फर्स्ट वाला ही हमारा निकला है, और ये ऑप्शन में अवेलेबल भी है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 5 3 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इस लॉजिक कैसे भी लगा सकते हैं, आपको जो पहले वाले पार्ट में जो लॉजिक लगा ना, सेम वही लॉजिक हमें सेकंड पार्ट में लगाना, यही हमारी एनालॉजी है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। का 20 के साथ जो संबंध है वही 14 का किसके साथ होगा, 35 30 28 20 देन लास्ट वन इज 32। इनमें से किसके साथ इसका सेम वही रिलेशन है जो 8 और हमारा 20 का रिलेशन होता है। तो ये देखो कैसे आएगा हमारा, 8 से 20 में जाना है तो 4 से हमें 8 से 20 में जाने का तरीका एक तो क्या है, मैंने 8 2 = 16 किया, वो उसमें मैंने क्या ऐड कर दिया 4 ऐड कर दिया, तब आ रहा है 20 भाई। ये पे 8 से 20 जाना है तो मुझे पहले 8 2 = 16 किया प्लस 4 किया 12, या फिर मैंने सीधा 8 में क्या ऐड कर दिया 12 ऐड कर दिया, 8 + 12 कितना हो गया 20। तो मैं 14 + 12 करूंगी, 14 + 12 कितना आ गया हमारा 32। ठीक है, जैसे ये या फिर नेक्स्ट इस वाले में मैंने क्या 14 × 2 कितना आ गया 28 प्लस में 7 क्या आना चाहिए 35। कह रहे 35 7 क्यों ऐड किया यहाँ पे 4 क्यों ऐड किया, यहाँ पे 8 को डबल किया 16 आया, फिर 8 का हाफ किया और उसको ऐड कर दिया, तो 8 2 = 16 प्लस में 8 का हाफ 4, 16 + 4 20। ऐसे ही 14 को मैंने डबल किया, 14 2 = 28, 28 प्लस में मैंने क्या कर दिया 28 प्लस में मैंने 7 का हाफ, 7 का हाफ कितना हो गया 14 का हाफ, सॉरी 14 का हाफ कितना हो गया 7, तो 28 प्लस में 7 कितना आ गया 35। तो हमारे यहाँ पे आंसर क्या हो गया 35 हो गया भाई हमारे यहाँ पे आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, या फिर 8 को मल्टीप्लाई कर दिया है हमारा 2.5 से, 8 5 = 40 16 20, तो ऐसे ही 14 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 से 77, 14 2 = 28 प्लस में 7 35। तो या तो 28 को 8 को मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 से तब भी 20 आ रहा है, और फिर 14 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 2.5 से तब 35 आ रहा है, तब भी आंसर सेम आ रहा है। या हमने क्या किया 8 को डबल किया और फिर उसके हाफ को उसमें ऐड कर दिया, ऐसे ही 14 को डबल किया और उसके हाफ को उसमें ऐड कर दिया, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है 35। तो दोनों तरीके से आंसर हमारा क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो यहाँ पे हमारा 14 के कोरस्पोंडिंग जो नंबर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 30, 14 का रिलेशन के साथ हो जाएगा 35 के साथ हो जाएगा।
ठीक है, नेक्स्ट देखो भाई, इलेवन 5 2 9 का जो रिलेशन 7 2 1 3 5 के साथ है, 1 5 2 9 4 3 का किसके साथ होगा? अब रिलेशन फाइंड करना है। ऑप्शन देख लो, बिना ऑप्शन के कम नहीं निकलेगा। 163044, सेकंड ऑप्शन है 62034, नेक्स्ट ऑप्शन है 213549 एंड द लास्ट वन इज 203448। 203448 भैया अभी से नंबर से इस नंबर पे जाने में प्लस माइनस वाला फंडा तो नहीं होगा, बहुत ही बड़ा है, कोई और ही लॉजिक है, वो देखो क्या हो सकता है। मैं पॉसिबिलिटी आपको हर तरह के ऐसे क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रही हूँ जहाँ पे अलग अलग मेथड यूज किए गए, ताकि आप अगर एक तरीके से नहीं सोल्व हो रहा है प्लस माइनस से मल्टीप्लाई से या फिर किसी और लॉजिक से, तो आप दूसरे तरीके से भी सोच पाओ। इसलिए हम अलग अलग तरह के क्वेश्चन को ले रहे हैं, हर एक टाइप से एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं ताकि आपको हर एक टाइप का थोड़ा आइडिया रहे। यहाँ पर जो लॉजिक लगाया है ऐड करके देखो ये नंबर कितने, 9 और 2 11, 11 और 5 16, 17 18, इन डिजिट्स का सम कितना आ रहा है 18। नेक्स्ट देखो 3 और 5 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 17 18। मतलब जो डिजिट्स का सम है ना, जो भी डिजिट यूज हो रही है यहाँ पे उनका सम इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पर हम सम देख लेते हैं कितना है, 4 प्लस 3 7, 7 और 9 16, 16 प्लस में 2 18, 18 प्लस में 5 23 प्लस में 1 24। अब हमें देखना जो ऑप्शन गिवन है उन ऑप्शन में से किस डिजिट्स का सम हमारा क्या आ रहा है 24 के इक्वल आ रहा है, सम करके देखना है। 4 4 8 और 6 3 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 4 18 आ गया। पहले का तो 18 आ रहा है, लेकिन ये तो 18 तो हमारा फर्स्ट हाफ में आ चुका, दोनों डिजिट का 18 था। सेकंड हाफ में हमारा पहले वाले नंबर का तो 24 है, तो हमारा सेकंड नंबर भी ऐसा होना चाहिए जिसकी डिजिट का सम कितना हो 24। तो ये 18 वाला तो नहीं है। नेक्स्ट देखो 6 और 2 8, 8 और 3 11, 11 और 4 15, ये भी नहीं है। 2 और 1 3, 3 3 6, 6 और 5 11, 11 और 4 15, 15 और 9 24, ये 24 ठीक लग रहा है। नेक्स्ट देखेंगे क्या उसकी, तो उसका भी 24 ना आ जाएगी। 3 प्लस 2 5, 5 प्लस 4 9, 9 और 4 9 और 4 13 एंड देन 13 और 8 आपका 21। तो हमें क्या था सेकंड हाफ में हमारे डिजिट्स का सम कितना आना चाहिए 24, और वो सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन में आ रहा है, हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड में। फिर 2 1 3 5 4 9 के डिजिट का सम भी कितना है 24 है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी सेकंड जो टाइप थी ये थी हमारे डिजिट्स पर आधारित, कि डिजिट्स पर आधारित हमारे क्या सकते हैं क्वेश्चंस हो सकते हैं, तो उनमें हमें रिलेशन को कैसे फाइंड करना। लास्ट टाइप रहती है हमारी बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। ऑलरेडी अल्फाबेट वाली मैं इतनी बार आपको करवा चुकी हूँ, तो आपको याद होगी अब तक तो कि आपका कौन सा लेटर किस प्लेस पर आता है। तो इसलिए मैं वो चीज डिस्कस नहीं करूंगी अब यहाँ पे, कि फिर से मैं आपको बताऊं कि आपका कौन सा लेटर किस प्लेस पे आता है। आपको पता होना चाहिए हर एक डिजिट की पोजीशन क्या होती है। हम सिर्फ और सिर्फ दैट क्वेश्चंस करेंगे इसमें। थर्ड है बेस्ड ऑन लेटर अल्फाबेट, ये वर्णमाला, सॉरी वर्णमाला पर आधारित, वर्णमाला पर आधारित, बेस्ड ऑन अल्फाबेट्स। सीक्वेंस वर्णमाला का सीक्वेंस कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि हमारे सीक्वेंस जहाँ पे मैटर करती है वर्णमाला, इंग्लिश वर्णमाला का आधारित क्वेश्चन हमारे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैंने क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। डी आई का जो संबंध बीसी से है वही संबंध पी वाई का किसके साथ होगा? ऑप्शन है जी एच, ए बी, टी एस, डी ई
और एफ ई। हमें डी आई का संबंध बीसी से बताना है। सो डी आई का बीसी से जो संबंध है वही संबंध हमें पी आई का दूसरे सेट के साथ ढूंढना है कि क्या रिलेशन होना चाहिए। अब सबसे पहले आप क्या करोगे, इनकी प्लेस वाली लिख लो, कौन सा डिजिट कौन से प्लेस पर होता है। डी होता है 4 पे और आई होता है हमारा 9 पे। याद कर लेना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। कम से कम रीजनिंग में 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें हमेशा आपको अल्फाबेटिक सीक्वेंस उनकी प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। बी आपका होता है सेकंड नंबर पर, सी आपका होता है थर्ड पे, ऐसे पी होता है 16 पे और वाई होता है हमारा 25 पे। तो देखो आपको क्या रिलेशन नजर आ रहा है। यहाँ तो लिखा है 49, यहाँ 23, यहाँ 16, यहाँ 25। 23 से तो मेरा इतना कुछ समझ नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे जो 4 है, 9 है, 16 है, 25 है, ये क्या नजर आ रहा है मुझे, स्क्वायर है। किसके? 4 तो स्क्वायर किसका है? 2 का, 2 का स्क्वायर। और 2 पे कौन होता है अल्फाबेट में? आपका बी। तो ये इस डी का मेरे को बी से समझ में आ गया कि बी का स्क्वायर लिखा हुआ है। फिर 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का। और थर्ड क्वेश्चन में कौन आता है? सी। तो डी आई से बी सी कैसे बना है कि भाई पहले तो स्क्वायर लिखा हुआ है, फिर उनकी डिजिट लिखी हुई है कि वो किसके स्क्वायर है। 4 स्क्वायर है 2 का और 9 स्क्वायर है 3 का। तो डी आई के कोर्सपोंडिंग क्या निकल के आ गया? बी सी निकल के आ गया। तो अब हमें निकालना क्या है? पी और वाई। पी आपका किसका है? 16 है ना, और 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। और 4 पोजीशन पे कौन आता है? डी आता है हमारा। ऐसे y किसका स्क्वायर? y कौन से प्लेस पे? 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो 5 प्लेस में कौन सा आता है हमारा? डी ई। सॉरी, तो फोर्थ क्वेश्चन में तो हो गया डी और फिफ्थ क्वेश्चन में हो गया हमारा ई। यहाँ पर पहले वाले का पहले के साथ, दूसरे वाले को दूसरे के साथ लिखा हुआ है। 4 का स्क्वायर 2, 4 स्क्वायर है 2 का, 9 स्क्वायर है 3 का। ऐसे 16 स्क्वायर है आपका 4 का और 25 स्क्वायर आपका 5 का। तो डी पे है हमारा, 4 पे है हमारा डी और 5 क्वेश्चन पे हमारा ई। तो हमारा आंसर हो जाना चाहिए डी। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? यहाँ पे दिया हुआ है डी। हमारा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई डाउट हो तो बताओ, है ना? चलो फटाफट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर हो जाएगा हमारा डी। FUTILE का UFTIEL सर जो रिलेशन है वही रिलेशन फोस्टर का FOSTER का किसके साथ होगा? ऑप्शन SCR OFS OLS TRE OSF TRE। फोर्थ ऑप्शन हमारा OES TRE। ये 4 ऑप्शन दे दिए, इनमें से चूज करो कि जो रिलेशन इसका इसके साथ है वैसा ही रिलेशन आपको इसका आपका ऑप्शन ढूंढना किसके साथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा भी यहाँ पे FUTILE, यहाँ पे FUTILE मतलब लेटर तो सेम है, तो कुछ प्लस माइनस तो की नहीं गया, सिर्फ और सिर्फ जो किया गया वहां पे वो क्या किया गया, इनकी सीक्वेंस को आगे पीछे कर दिया गया। सिर्फ हमें सीक्वेंस दे दिए कि यहाँ पे सीक्वेंस किस हिसाब से इन्होंने चेंज की है। पहले इन्होंने क्या लिखा, U को पहले लिख दिया, F को बाद में लिख दिया, U पहले F बाद में। अगर हम इसको नंबर दे देते हैं, इजी क्या रहेगा, आप इनको काउंटिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे सेकंड नंबर पे कौन था? U। यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे पहले क्या लिख दिया, 2 को लिख दिया, फिर 1 को लिख दिया, फिर T कहाँ पे था? थर्ड पे, फिर 3 लिख दिया, फिर उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन में कौन था हमारा? I। ठीक है, I। उसके बाद जो 6th पोजीशन पे था उसको पहले लिख दिया, 6 वाला पहले, और जो 5th पोजीशन पे था उसको लिख दिया बाद में।
तो इन्होंने क्या किया 1 2 3 4 5 6 को कैसे दिया 2 1 पहले 2 फिर 1 3 4 को एज इट इज और 5 6 को पहले 6 फिर 5। तो हमें इसमें कुछ नहीं करना, पहले नंबर लिख लोगे आपके लिए इजी हो जाएगा। आपने नंबर लिख लिया इसमें 1 2 3 4 5 6। आपको कौन सा पैटर्न फॉलो करना है, पहले 2 लिखना है। यहाँ पर पहले 2 के अकॉर्डिंग कौन आएगा O, फिर हमें क्या लिखना है 1 लिखना है। 1 पे कौन है F, फिर हमें थर्ड और फोर्थ को एज इट इज लिखना है। तो मैंने S और T को एज इट इज सेम सीक्वेंस लिख दिया, कोई चेंज नहीं किया। फिर जो 6 है वो पहले और जो 5th है वो बाद में। तो 6th में कौन है R और 5th में कौन है E बाद में। तो मतलब अगर मैं इस सीक्वेंस को फॉलो करूं 1 2 3 4 5 6 को मैं 2 1 3 4 6 5 लिखूं तो इसका क्या बन जाना चाहिए, ये वाला बन जाना चाहिए। और ये देखो किस ऑप्शन में अवेलेबल है, पहले O फिर F फिर S, पहले O फिर F फिर S फिर T R E। तो सेकंड ऑप्शन में हमारा सेम सीक्वेंस ऐसे दी हुई है कि आपको इस पैटर्न को फॉलो किया गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन में जब आपके लेटर्स सेम रहते हैं, लेटर्स में कोई भी चेंजेस नहीं किया गया है, तो वहां पर सीक्वेंस को आगे पीछे कर देते हैं। तो उस सीक्वेंस को सोल्व करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उनके ऊपर नंबरिंग डाल देनी चाहिए और फिर देखना चाहिए कि नंबरिंग में क्या चेंज किया, किस नंबर को पहले लिखा किसको बाद में। तो सेम सेकंड हाफ में आपको क्या करना है, वही पैटर्न फॉलो करना है जो फर्स्ट हाफ में हमारा रहा। ठीक है, चलो नेक्स्ट करते हैं। बस लास्ट 2 क्वेश्चन तो रहते हैं, उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आप रिवाइज कर लेना, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, बार बार बोलती हूँ रीजनिंग में जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके कंसेप्ट क्लियर होते चले जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने जितनी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है किस किस तरीके से टाइप वाइज आपके साथ डिस्कस कर ली है। अभी 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखना फिर आपके हाथ में है कि आप उसकी कितनी प्रैक्टिस करते हैं। रीजनिंग मैथ आपका भाई प्रैक्टिस का ही होता है, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपकी चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। बताओ इसके साथ जो रिलेशन है वही आपको सेकंड पार्ट के साथ निकालना है कि यहाँ पर क्या किया गया है। आपका कैन से नंबरिंग लिखेंगे, सबसे पहले तो सी कार्ड पे A1 पे M13 पे E हमारा 5, F हमारा 5 पे, B हमारा सेकंड पोजीशन पे, Z हमारा 26 पोजीशन पे और सॉरी F हमारा 6 पोजीशन पे क्या और हमारा E क्या है 5 पे, तो J हमारा कौन सी पोजीशन पे है 10 पे। देखो एक बार आपको कुछ नजर आ रहा है क्या, फर्स्ट पे 3 लिखा हुआ है, सेकंड पे 6, 3 का डबल 6, सेकंड पोजीशन पे A1 B2 उसका डबल 1 का डबल 2, फिर M13 पे Z26 पे 13 का डबल क्या होता है 26 और 26 पे कौन आता है Z। ऐसे ही E हमारा 5 पे और 5 का डबल कितना होता है 10 और 10 पोजीशन में कौन आता है J। तो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में क्या रिलेशन है कि पहले वाले नंबर को डबल करके उस पोजीशन पे जो भी लेटर आता है उसको हमने क्या कर दिया ऐसे आंसर लिख दिए। 3 का डबल 6, 1 का डबल 2, 13 का 26 एंड 5 का 10। तो हम सेकंड पे सेम करेंगे, पहले इनकी नंबरिंग लिख लेते हैं K11 I9 B2 और FE हमारा सॉरी 5। तो 11 का डबल 22 और 22 पे कौन होता है V, 9 का डबल 18 और 18 पे कौन होता है R। ऐसे 2 का डबल 4 और 4 पे कौन होता है D। तो 5 का डबल 2 और 2 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से कितना होगा 10 और 10 पे कौन होता है हमारा J। तो हमारा जो वर्ड यहाँ पे बन जाना चाहिए सेकंड हाफ के लिए वो होना चाहिए VRDJ, ये हमारा आंसर होना चाहिए। देखते हैं ऑप्शन में अवेलेबल है या नहीं है। VRDJ, हाँ ये हमारा ऑप्शन में अवेलेबल है। तो ये हमारा क्या होगा, मैंने यहाँ पे सॉरी सारे ऑप्शन नहीं लिखे लेकिन हमने निकाल लिया। लॉजिक क्या था कि फर्स्ट हाफ में क्या है, सेकंड हाफ को आपको फर्स्ट वाले पार्ट में क्या किया गया है कि डबल करके लिखा गया है, तो आप सेकंड पार्ट में क्या करोगे हर एक लेटर की डबल करके आपको लेटर्स को लिख दोगे। तो VRDJ क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। CEH का जो रिलेशन X B S के साथ है वह रिलेशन
एल एन क्यू का किसके साथ हो, वो ये बताना है कि जो ये फर्स्ट हाफ है इसमें जो रिलेशन है वही सेकंड हाफ के साथ क्या होगा। तो सबसे पहले आसान काम करते हैं, इनकी प्लेस पर लिखते हैं, सी ई एच है ना, हाँ तो हम सबसे पहले इनकी वैल्यूज लिखते हैं। सी होता है 3rd पे, ई 5 पे, एच 8 पे, ठीक है। एक्स होता है 24 पे, बी होता है 22 पे और एस होता है 19 पे। देखो अब यहाँ पे कोई रिलेशन बन रहा है 3 5 8 24 22 एंड देन 19, क्या किया गया है आपको, तो वही आपको सेकंड हाफ में निकालना है। देखो अगर हम मल्टीपल के फॉर्म में जाए ना 3 8 या 24, लेकिन फिर 5 और 22 में कोई मल्टीपल का फॉर्म नहीं है। प्लस के हिसाब से जाए 3 + 5 + 2 और 5 + 8 + 3, यहाँ पे 24 22 -2 और फिर -3, तो यहाँ पर भी L की प्लेस वैल्यू 12, N की 14 एंड Q की हमारी 17, +2 +3, तो नेक्स्ट क्या होना चाहिए -2 -3 भी हो सकता है, लेकिन हम इससे ये नेक्स्ट वाला कैसे कंसीडर करें कि यहाँ पे जो H है उसके बाद यहाँ पे X कैसे ले लिए, यहाँ पे हम कैसे जाएंगे वो हमें देखना है। तो हम यहाँ से ये चीज तो निकालेंगे कि यहाँ पे +2 +2 है तो यहाँ पे -2 -3 करने से इसमें की, लेकिन हमें जो इस नंबर के बाद जो फर्स्ट वाला लेटर देखना ना वो हमें ढूंढना हमारे लिए टास्क है कि क्यों के बाद यहाँ पे हमें कौन सा लेटर लिखना है, तो वो देखो। तो यहाँ पे कुछ और लॉजिक लगाते हैं। फर्स्ट में क्या है 3, इसमें क्या है 24, 3 + 24 कितना हो गया 27, नेक्स्ट क्या है E 5, V कितना है 22, 5 + 22 भी कितना हो गया 27, लास्ट H कितना है 8, S कितना है 19, 8 + 19 में कितना हो गया 27। एक चीज मेरे को बिल्कुल सही नजर आ रही है कि यहाँ पे डिजिट्स का सम कितना है 27 आ रहा है, मतलब ये लेटर एक दूसरे क्या है रिवर्स है कि आगे से ये थर्ड पोर्शन पे है तो इनको सम करेंगे, तो सम करने के बाद हमारा कितना आ रहा है 24 आ रहा है। 3 + 24 27, 5 + 22 27 एंड 8 + 19 27, तो मुझे इनको भी मैं क्या बना दूं 27 के ऊपर बना दूं। तो 12 है 27 माइनस में 12 करूं कितना आ गया 15, और 15 पे कौन होता है ओ, फर्स्ट लेटर निकलेगा। नेक्स्ट है फिर 27 माइनस में मैं क्या करूं 14, क्योंकि n कौन सी पोर्शन पे है 14 और मुझे बनाना कितना है 27, तो मैं 27 में से 14 माइनस कर दूंगी तो मेरे पास सेकंड नंबर की पोर्शन आ जाएगी ना, तो 27 - 14 कितना होता है 13, और 13 पे कौन होता है हमारा m होता है। ऐसे ही नेक्स्ट है 27 और 27 माइनस में क्यों की पोर्शन कितनी है 17, ठीक है। तो मैं यहाँ पे भी क्या कर देती हूँ 27 - 17 करती हूँ कितना है 10, और 10 पे कौन होता है हमारा j। इस अकॉर्डिंग मेरा जो बन के आ रहा है वो बन के आ रहा है O M एंड J। देखते हैं ये ऑप्शन में अवेलेबल है या नहीं है। हमने ये लॉजिक लगाया भी, यहाँ पर भी दोनों डिजिट का सम 27 है तो यहाँ पर भी दोनों डिजिट का सम कितना आना चाहिए 27, तो O की वैल्यू कितनी होगी 15, M की वैल्यू कितनी होगी 13, तो J की वैल्यू कितनी होगी 10। 12 + 15 17 27, 14 + 13 is also 27 and 17 + 10 is also 27। तो हमारा जो फर्स्ट में जो लॉजिक लगा था सेम लॉजिक मैंने सेकंड पे लगाया, हमारा आंसर आ गया O M और J। अभी देखते हैं क्या ये ऑप्शन अवेलेबल है या नहीं। यस O M J हमारा ऑप्शन अवेलेबल है, तो क्या हो जाएगा हमारा O M J राइट आंसर हो जाएगा। भाई इस प्रकार हमने इस वाले चैप्टर के हम लोग सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे ना, तीनों टाइप के, शब्द पे आधारित है या लेटर बेस्ड है या फिर नंबर बेस्ड है, वो हमने सब डिस्कस कर लिए। अब जितना हो सके इस चैप्टर के एक बार रिवाइज करना, जितने क्वेश्चन से आप गो थ्रू हो पाओगे, आपको ज्यादा से ज्यादा लॉजिक पता होंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या क्या रिलेशंस वर्ड के बीच में हो सकता है। यहाँ पर सिर्फ क्या करना आपको फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ में क्या है सेम रिलेशन को फाइंड करना। वैसे हमारे सारे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे सोल्व होते चले जाएंगे। तो आज का चैप्टर को यहीं पे खत्म करते हैं, नेक्स्ट क्लास में करेंगे कोई नया टॉपिक।